इवनिंग, वेलकम एवरीवन। और आज जो है एक बहुत ही वंडरफुल सेशन होने ही वाला है जिसका नाम है टर्न अराउंड स्टोरीज। और खुशी की बात यह है कि जो स्पीकर है वो मेरे बैचमेट भी रह चुके हैं ओटी में। सो अच्छा लगा कि मुझे इसमें एज अ मॉडरेटर भूमिका निभाने को मिला। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी सीआईआरसी यानी कि सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल जो एफर्ट्स कर रहा है इस तरीके की नए नए कॉन्सेप्ट्स लाने के लिए, नए नए सेशंस कराने के लिए, कि सीए को एक दायरे से बाहर भी निकल के अब सोचने की जरूरत है आई गेस। क्योंकि जो ट्रेडिशनली जिस तरीके से बोला जाता था कि आप सीए कर रहे हो तो आप यही करोगे, वो चीजें अब ब्रेक डाउन हो रही है। सो मैं तो प्रिविलेज हूँ कि मैं इसका पार्ट हूँ, और मैं निर्भीक सर को भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी दी सेशन का पार्ट बनने के लिए। अब क्योंकि हमारे बीच में जो हमारे सीआईआरसी चेयरमैन है अंकुर गोयल सर, तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि वो कुछ अपने व्यूज शेयर करें, फिर हम आगे इस सेशन को बढ़ाएंगे। Uh, Kathiman, thank you so much. Very respected Nirbhik Bhai, Secretary CIRC. Very respected Abhay Kansal जी, Chairman गाजियाबाद ब्रांच. मेरे छोटे भाई जो जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है मेरे से, मेरे को क्योंकि गाजियाबाद ही हर बार जाना होता है कॉन्वोकेशंस के लिए, बट फॉर्चुनेटली इस बार अब लखनऊ भी शुरू हो गया तो अब लखनऊ की भी भागदौड़ होने लग गई है. Very respected Arul Soni sir, a learned and eminent speaker on this topic. Uh, बाकी प्रोफेशन के लीडर्स और मेरे प्रिय मित्रों, साथियों, ये एक हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम जनरल जो टॉपिक्स होते हैं उनको छोड़कर हम नए एवेन्यूज पे कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मेंबर्स को नॉलेज दे पाए, वेबिनार्स करा पाए, हम उनको नए अपॉर्चुनिटीज बता पाए. बहुत बार ऐसा होता है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो प्रैक्टिस करते हैं तो अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में ही रहते हैं. और मैं फिर से बार बार बोलता हूं, मैं फिर से बोलूंगा कि हमारे को अब डाइवर्सिफाई करने का सही समय है. अगर हम अपने एरियाज ऑफ प्रैक्टिस बढ़ाते नहीं हैं तो हम कहीं ना कहीं जाके एक बार स्टैग्नेंट हो जाते हैं पुरानी प्रैक्टिसेस को लेके, पुरानी चीजों को लेके. और आज जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, हमको भी अपना दायरा बढ़ाने की जरूरत है, हमको भी नई चीजों को समझने और सीखने की जरूरत है. तो उसी सिलसिले में, उसी कंटिन्यूएशन में हम जो वेबिनार्स इस बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें कोशिश यही कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिसिंग के एरिया के नए एवेन्यूज हैं हम उनको टेकअप कर पाए. उसी कंटिन्यूएशन में आज जो हमारा कैपिटल मार्केट के ऊपर एक वेबिनार है जिसमें अरुल सर हम लोगों को गाइड करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि कैपिटल मार्केट में हम लोग किस तरीके से जा सकते हैं. कैपिटल मार्केट एक ऐसा फील्ड है जिसमें अर्निंग्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत हैंडसम है, बट उसमें मैंने जो फील किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर रिसर्च और एनालिसिस नहीं करते हैं तो वो लॉसेस भी बहुत उठाते हैं. तो इसलिए ये थोड़ा सा समझना और इसके जो बारीकियां हैं वो जानना बहुत जरूरी है. और मुझे लगता है अरुल सर से बेटर मुझे तो अभी फिलहाल नहीं दिखता कोई कि जो हम लोगों को गाइड कर पाए. और बाकी हाँ, हमारे जो निर्भीक भाई सेक्रेटरी हैं वो इस फील्ड के एक्सपर्ट है. शायर होने के साथ साथ वो कैपिटल मार्केट पे भी सेशंस लेते ही रहते हैं. तो हमारे को परफेक्ट गाइडेंस मिलेगी आज, और हम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीख के ही यहाँ से निकलेंगे आज. चलो, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. मैं चाहता हूँ यहाँ से हम लोग कुछ सीख के जाएं. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू सो मच. म्यूट है मैम आप। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच सर। आप अपनी होम ड्यूटी पे बिजी होने के बाद भी आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला और अपने व्यू शेयर करे हमारे साथ। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, जैसा कि सर ने बताया कि चेयरमैन गाजियाबाद हमारे साथ हैं, सीए अभय कंसल सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू सर कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला, और हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर योर ओपनिंग रिमार्क्स। Thank you so much, Khyati ji. Uh, Very respected Chairman CIRC, Shri Ankur Goyal ji. Respected Secretary CIRC, C. Nirbhik Gandhi ji. Our speaker for today's session, C. Arun Soni ji. And moderator for this session, Khyati Bhandari ji. And all my dear fellow colleagues and professional brothers. A very good afternoon to everyone. I, C. Abhay Kansal, Chairman Ghazal Branch, welcome you all in this today's webinar on
turnaround stories, how CA can identify businesses before they turn around. First of all, I would like to commend the CIRC, as Khyati ji also said, that they are picking up topics out of the box, coming up with new topics. I have seen the topics in the past as well. They have been organizing seminars or webinars on various topics, which are basically the need of the hour, and helping the professionals to grow professionally and bringing new venues to them. So coming to the topic is a new topic, and Arulji would be throwing some light on it. I'll just touch upon few points. Many a times we see that uh, businesses which are in a very struggling phase, and they turn around drastically, and just we wonder what happened. And we, as a chartered accountant, we have the knowledge that we not only just look at the finances, we as a professionals can make money out of it, because the new chartered accountants coming, they cannot depend on the compliances, the basic traditional practices. So we have to come out of the box. We have to think out of the box. We have to explore new avenues. So this is a very good avenue we can explore, and has a lot of opportunities. All the best to everyone. I would like to congratulate the CIRC once again. Thank you for inviting me. Thank you so much. Over to you, ख्याति जी. आपका म्यूट है शायद. म्यूट है ख्याति मैम आपका, अनम्यूट. आवाज आ रही है मेरी? यस, ऑडिबल मैम. थैंक यू सो मच अभय सर. जूम है जिसकी वजह से जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है वो हमारी क्रॉस हो जाती है, और बिना ट्रैवल करे भी हम आपसे गाजियाबाद से आपके वैल्यूएबल इनसाइट्स ले सकते हैं. तो अगेन थैंक यू सो मच. और अब हम बढ़ते हैं आगे, और हम बात करते हैं हमारे सूत्रधार की, यानी कि जिन्होंने अभी पूरे कार्यक्रम को एक सूत्र में पिरो के रख रखा है, हमारे सेक्रेटरी CIRC CA निर्भीक गांधी सर. वो भी हमारे साथ मौजूद है. तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी कुछ शायराना अंदाज में, या जैसे भी आप अपना कुछ कहना चाहें तो हमें बयां करें. ओवर टू यू सर. थैंक यू ख्याति मैम. और जैसा आपने कहा कि कहते हैं ना कि इस वक्त भी सफलता के हकदार नहीं जो वक्त के साथ बदलने को तैयार नहीं. और हमें समय के साथ बदलना होगा, और एक बार नहीं बार बार बदलना होगा. क्योंकि कहते हैं कि अभी हमारी इकोनॉमी कहते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट, थोड़ा सा हम अप डाउन चल रहे हैं. बट हमारा विजन है कि 2047 तक हम सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट में बन जाएगा. यहाँ से हम आने वाले 15 साल में हमने आपको 2 टाइम्स, 3 टाइम, 4 टाइम इकोनॉमी हम देख रहे हैं. मैं इस पर डिस्कस नहीं करता हूँ कितनी इकोनॉमी हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. बट मैटर ये है कि जब हमारी इंडियन इकोनॉमी यहाँ से ग्रो करेगी, जब हमारी 3 टाइम 4 टाइम होगी, उसमें हमारा हिस्सा कितना होगा. एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ऑलवेज ऐसे बोलता हूँ, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा. कि विदाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सब पॉसिबल नहीं है. हमारे साथ हमारे गाजियाबाद ब्रांच के वेरी डायनेमिक चेयरमैन अभय कंसल जी है, हमारे एनर्जेटिक चेयरमैन CRC अंकुर गोयल जी. आई थिंक जैसा कहते हैं बताया कुछ घरेलू ड्यूटीज में लगे हुए हैं. बट जियोग्राफिकली सबसे बड़े रीजन में, जैसा मैम बता रहे थे, उस रीजन में आप बता रहे थे कि हम घर बैठे भी हम कर सकते हैं, और घर के बाहर भी घूम रहे हो तो भी हम कर सकते हैं. जैसा हमारे अंकुर सर थे, बेबे सर थे, आज के हमारे डायनेमिक स्पीकर अरुल सर हमारे साथ में हैं. हम काफी सेशन साथ में ले चुके हैं, और जितना डीप नॉलेज अरुल भाई का है, नो डाउट काफी कुछ लर्निंग हमें आज मिलेगी. हम जैसा कहते हैं, हम डिस्कस भी कर रहे थे कि इकोनॉमी हमारी नो डाउट ग्रो कर रही है, उसके साथ साथ हम कितना ग्रो कर पाते हैं. क्योंकि 2 चीज मैं कहना चाहूंगा कि यकीन मानिए आज की दुनिया में हम चार्टेड अकाउंटेंट से ज्यादा फाइनेंस का, ऑडिट का और टैक्स का नॉलेज किसी को नहीं है. इंडिया के पूरे कंट्री में हम सी के अलावा इससे का नॉलेज किसी को नहीं है. और दूसरी चीज कि यकीन मानिए 2047 में अगर इंडिया विकसित भारत बनता है, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनता है, तो उसमें कोई सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, रोल रहेगा, वो हम चार्टेड अकाउंटेंट करेगा. हमारे पास नहीं हो सकता. सो अभी जो सेशन हमारा है उसको रखने का मेन मोटो क्या है
हमारा थीम क्या है कि हम क्या न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्या प्रैक्टिस एवेन्यूज हम डेवलप कर सकते हैं, क्या एरियाज आ सकते हैं। कैपिटल मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें से एक छोटा सा पॉइंट में उठाया है टर्नओवर स्टोरीज। और इसको अभी लेने का मेन जो मोटो हमारा है कि अभी हम टेक्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं। तो जब हम क्लाइंट का टेक्स्ट करेंगे, हमारे सामने क्लाइंट का डेटा आता है, हम नहीं बात करेंगे यार लिस्टेड कंपनीज के, चलो हम ऑडिट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड कि उसके डेटा को हम देखें। अगर नहीं भी कर रहे तो हमारे क्लाइंट का जो हम ऑडिट कर रहे हैं उसके डेटा को हम इसमें जब भी कर रहे हैं, पूरा ऑडिट हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें यहाँ लुकआउट करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि हमारे क्लाइंट का फाइनेंशियल्स क्या बोलता है। वो कितना ग्रो कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, या पास्ट में वो क्लाइंट था जो सर्वाइव नहीं कर पा रहा बट एकदम सर्वाइव किया। तो क्या प्रॉफिट बढ़ना, क्या सेल बढ़ने को हम टर्नओवर बोलते हैं? नहीं। कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। हम रिसर्च एनालिसिस की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, तो जब रिसर्च की बात हम करते हैं तो जो हम बोलते हैं ना क्या रिसर्च एनालिसिस, तो हम चार्टेड को ज्यादा बेटर रिसर्च एनालिसिस हो ही नहीं सकते, हमसे बेटर रिसर्च कर ही नहीं सकते। क्योंकि जिन नंबर्स की, जिन फिगर की वो बात करते हैं ना, हमने उनको पैदा किया है। हमने जनरल एंट्री बनाना सीखा है, वहां से हमने लेजर बनाए, वहां से फाइनल अकाउंट बनाए, उसको हमने साइन किया है, वो ही सही पास गया है। यानी कि हमसे बेटर उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जब अब समय आ गया है ऑडिट का, तो उस टाइम कैसे फाइनेंसेस को देखें, किस प्रकार से रीड करें, क्या हमारा विजन हो उनको रीड करने के साथ साथ में। और उसके लिए आज सेशन रखा है, तो उन सब पे डिस्कस करने का हम साथ अरुण सोनी, मैं हम सभी जो हमारे साथ जुड़े हैं पार्टिसिपेंट सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम जो हमारे फाइनेंशियल्स को हम ऑडिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक नए विजन के साथ उन्हें देखें। क्योंकि गवर्नमेंट एक विजन तैयार करती है कि 2047 में हम देख रहे हैं, वोटर देख रहे हैं। जो बिजनेसमैन आता है वो अपना, जो व्यापारी आता है वो अपना एक सपना लेके आता है, उसे सपना देखता है, लेकिन उस सपने को पूरा करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम उस बिजनेसमैन के सपने को पूरा करते हैं। तो आज से हम एक जो फाइनेंशियल से उसको एक नए नजर से देखें, और वो नजरें तैयार करने के लिए हमारे बीच अरुल सोनी सर उपस्थित है। तो मैं सर वेलकम करना चाहूंगा अरुल जी कि आज हम डिस्कस करेंगे किसे हम टर्न आउट कहेंगे, कौन कौन से बिजनेस है, कुछ एग्जाम्पल के साथ भी आप हमें बताएं। तो नो डाउट जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सब हम उससे लाभान्वित हो पाएंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच अरुल सोनी सर, थैंक यू सो मच ख्याति मैम फॉर वेरी वेल मैनेजिंग द सेशन, एंड थैंक यू सर अभय सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि मैंने कहा था, आपने शुरुआती धुआंधार शायरी से करी थी। एंड अगेन आई वुड लाइक टू अगेन वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बहुत अच्छे नंबर्स में हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं और वो ऐड होने जाते हैं, और सब लोग सुनना जो चाह रहे हैं वो स्पीकर को सुनना चाह रहे हैं। सो बिना कोई देर करे मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं, सीए अरुल सोनी सर। सो ऑडियंस इज ऑल योर सर, एंड अगेन वेलकम यू फॉर द टर्न अराउंड स्टोरीज। थैंक यू ख्याति एंड निर्विक सर एंड अभय सर। तो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड मैं यही बोलूँगा लेट्स स्टार्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम है और कंटेंट बहुत ज़्यादा। और हम कोशिश करेंगे आज बहुत प्रैक्टिकल बात करें, है ना। थियोरेटिकल बात से ज़्यादा हम उसकी लर्निंग पे फोकस करेंगे। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है। तो पहले हम समझ लें कि टर्न अराउंड होता क्या है। तो टर्न अराउंड का मतलब ये होता है ऐसी कोई कंपनीज जो या तो लॉस मेकिंग है या किसी कारण से लॉस मेकिंग हो, ठीक है। और जब हम उस रीजन को प्रॉपरली एनालाइज कर लेंगे, उसको एस्टैब्लिश होने देंगे, तो वो कंपनीज हमारे लिए मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के देती है। तो आज मैं 4 एग्जांपल लेके आया हूँ जो मैंने क्रिएट किए हैं, और बाकी और एग्जांपल्स मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि हाँ और क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में अपॉर्चुनिटीज। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। या तो पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ अरुल सोनी, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आज हम जो भी बात करने वाले हैं ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होगा। प्लीज कोई भी इसको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह ना लें। हम यहाँ पे जो भी डिस्कस करेंगे इट इज प्योरली एजुकेशनल। एंड सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने टर्न अराउंड का मतलब तो समझ ही लिया कि टर्न अराउंड होता क्या है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेरे हिसाब से 4 कंपनीज ऐसी रही हैं जिनके बारे में मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ पे जानते होंगे। और ये एक टर्न अराउंड बिजनेस रहा है और उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया है आफ्टर, मतलब इनके फॉल के बाद।
तो इनमें सबसे पहले आती है पेटीएम, फिर इटर्नल, एक यूनाइटेड फूड ब्रांड्स करके कंपनी है जो पहले बारबेक्यू नेशन नाम से जानी जाती थी, और एक एचएफसीएल करके कंपनी है। तो इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा कैसे बनाया, पहले हम उसकी पूरी एक थियरी को समझते हैं। तो जब हमें पूरी स्टोरी समझ में आएगी तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमको कहाँ कब किस वैल्यूएशन पे बैठने की अपॉर्चुनिटी इसने दी थी, और कैसे पैसा बनता है। इट इज नॉट अबाउट के ठीक है हमने एचएफसीएल कहीं पे देखा या ऑनलाइन किसी टिप वाइज देखा, किसी दोस्त ने बोला, वो उसको छोड़ के आज हम उसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाएंगे कि हमको फंडामेंटली कैसे हमको पता लगा कि कहाँ से ये टर्न अराउंड हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेटीएम की। तो पेटीएम के बारे में आपको पता ही होगा। पेटीएम लिस्ट हुआ था नवंबर 2021 में, ठीक है। और उसके बाद क्या रीजन रहे कि पेटीएम फॉल किया, तो पहले मैं पेटीएम का चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको पेटीएम के चार्ट से समझ में आएगा कि जब वो लिस्ट हुआ था तो वो फॉल काफी, मतलब उसका वैल्यूशन मतलब 2000 रुपए के आसपास ये लिस्ट हुआ था, और ये मार्च 22 तक 500 रुपए पे आ गया था। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई कंपनी लिस्ट होती है, मतलब पेटीएम ऐसा नहीं है कि पहले पेटीएम कभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं थी, मतलब द थिंग इज वो कैश बर्न करती थी, लॉस मेकिंग कंपनी थी, पर फिर भी लिस्ट हुई। लिस्ट होने के बाद फिर वो कंटिन्यूअसली क्यों गिरी, क्योंकि उसके दो रीजन थे उस टाइम पे। एक तो इनका स्टिफ कंपटीशन, प्लस इसका एक्सट्रीम वैल्यूएशन। ये दो रीजन की वजह से ही गिरी। गिरने के बाद अगर आप देखेंगे तो इनके वर्टिकल्स बहुत सारे थे, जैसे पेटीएम था, पेटीएम बैंक चलता था, इसके अलावा इनका टिकटिंग प्लेटफॉर्म था। तो इनके इतने सारे वर्टिकल्स थे कि ये ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे अपने बिजनेस पे, और लॉसेस बढ़ते ही जा रहे थे, और वैल्यूएशन इस वजह से काफी हाई था। इस तो हम अगर देखें, एक सेकंड में इसका चार्ट आपको शेयर करता हूं। दिख रहा है सबको चार्ट? तो पेटीएम का अगर हम चार्ट देखें तो ये 2000 के वैल्यूएशन पे था, और ये मार्च 2022 में ऑलमोस्ट 500 रुपए तक के वैल्यूएशन पे आ गया था, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आज करंटली ये वापस से 1600 के आसपास पे ट्रेड हो रहे हैं। तो इस पूरे टाइम में, मतलब अगर हम देखें तो 2022 से 2026 के बीच में जो मैनेजमेंट ने इसमें किया है ना, वो यही किया है कि इन्होंने इसमें काम किया है ताकि लॉसेस को हटाया या कम किया जा सके। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये कि देखो इनका जनवरी 2024 में इनके साथ बहुत पैनिक क्रिएट हो गया था। आप सोचो, यूपीआई का बूम चल रहा था हमारे इंडिया में, कोविड के बाद से यूपीआई के ट्रांजैक्शन कितने बढ़े, फिर भी पेटीएम के स्टॉक ने फॉल किया, जबकि पेटीएम का मार्केट शेयर बहुत है पूरे इसके अंदर यूपीआई वाले पेमेंट में। पर स्टिल जब जनवरी 2024 में आरबीआई ने इनके पेमेंट बैंक पे वो लगाया कि भाई अब आप पेमेंट बैंक में डिपॉजिट्स नहीं ले सकते हो, तो इनका पूरा इकोसिस्टम हिल गया। अब आप सोचो कि कोई जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन इनका मेन कोर था, उसके बाद इस तरह का जनवरी 2024 में इनके साथ हुआ, तो स्टॉक फॉल करके ऑलमोस्ट 360 के अराउंड आ गया था। तो कहाँ 2000 रुपये और कहाँ 360। तो पहला जो, मतलब कभी भी हम ऐसे फंस भी जाते हैं ना, तो हमको पहले ये सब चीजें देखनी होती है कि वैल्यूएशन कहाँ है, क्या है, कितना बुरा हो रहा है। अब इतना बुरा होने के बाद भी सबसे बड़ी बात रही इनके मैनेजमेंट की, जो इनके सीईओ विजय शंकर शर्मा जी, उनकी मतलब रेस्पेक्ट वाली बात है कि उन्होंने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। ये नहीं सोचा कि नहीं यार लॉसेस हैं, ठीक है चलाएंगे हम बिजनेस को। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई हमारे साथ प्रॉब्लम हो का रही है। उसके बाद उन्होंने पेमेंट बैंक बंद हुआ, उन्होंने उसको अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को मतलब रीस्ट्रक्चर किया पूरे सिस्टम को। इनका टिकटिंग प्लेटफॉर्म इन्होंने जोमेटो को बेचा, और जोमेटो को इन्होंने अपना टिकटिंग प्लेटफॉर्म बेचा था अगस्त 2024 में, क्योंकि इनको पता था कि उससे उनका पैसा बन नहीं रहा है। तो उन्होंने वो बेचा। उसके बाद आप देखेंगे तो इसके चार्ट में अगस्त 2024 में लगभग 550 के आसपास का इसने हाई क्रिएट कर दिया था। पर स्टिल स्टिल पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो इस वजह से वो वैसे भी नहीं चल रही थी। अब इसके बाद इनकी स्टोरी में आगे क्या हुआ, इनकी स्टोरी में आगे ये हुआ कि इन्होंने ये नहीं देखा कि हमें लोन लेना है, मतलब अपने आप को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, लेकिन इन्होंने अपने आप को एक फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ग्रो किया। तो इन्होंने क्या किया, बाकी जैसे आप लोन लेते हो, लोन की ईएमआई पे करते हो, तो पेटीएम ने उन सब चैनल्स को अपना वो बना लिया कि भाई चैनल पार्टनर बना लिया कि हमारे थ्रू ये जाएगा, और इसका एक जो फिक्स चार्ज है वो हम आपसे लिया करेंगे। तो इस तरह से फिर इन्होंने फाइनेंशियल मॉडल को डेवलप किया, और ईयर ऑन ईयर
मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने अच्छी ग्रोथ करी। फिर उसके बाद आप देखोगे तो पेटीएम पे आज से 3-4 साल पहले आप कभी भी कोई रिचार्ज भी करते होंगे तो कोई चार्जेस नहीं करते थे, लेकिन अब हमारा 1 रुपया 2 रुपया वो एक ट्रांजैक्शन चार्ज लेता है। तो ये भी एक रिस्ट्रक्चर था। इनका पुराना जो बिजनेस था वो लॉस मेकिंग था, कैश बर्न कर रहा था, वो क्लाइंट को अक्वायर कर रहा था इनके लिए। लेकिन जब लोगों को आदत पड़ गई पेटीएम की तो फिर इन्होंने उस पर ट्रांजैक्शन चार्ज लेना चालू कर दिया। तो ये एक और ट्रिगर था कि इनकी रेवेन्यू आगे जाके बढ़ने वाली थी। इसके बाद इनके, आप जानते हो, आप कहीं भी स्कैन करते हो तो पेटीएम के बॉक्सेस होते हैं, तो वो बॉक्सेस पहले इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे। फिर उसके बाद उसकी कॉस्ट, मतलब एक रेकरिंग कॉस्ट इन्होंने एनुअलाइज कर दी, धीरे धीरे करके एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। तो जब ऐसा मतलब कंपनी करती है ना, तो वो बोलते हैं हम कि ये टर्न अराउंड क्रिएट हो गया है। तो अगर हम देखो पेटीएम के बारे में बात करें तो पेटीएम के बारे में मैंने एक बेसिक यही बनाया हुआ है पूरा कंप्लीटली, मैंने आपको एक थियोरी में समझा दिया है। पर अब देखो ये सब तो न्यूज वाली बात हो गई कि अच्छा ये हो रहा है ये हो रहा है, पर आप इसको कैच कैसे करोगे? कैच करने के लिए हम स्क्रीनर पे जाते हैं। आई विल शेयर माई स्क्रीन इन अ मिनट। तो आपको समझ में आया होगा कि मतलब बिजनेस का टर्न अराउंड का रीजन, मैं 4 अलग अलग एग्जांपल लेके आया हूँ। पहला एग्जांपल ये है जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि मैनेजमेंट कितना अपने बिजनेस को लेके सीरियस है, और मैनेजमेंट अपने लॉस मेकिंग वर्टिकल्स को काटने के लिए तैयार है ताकि प्रॉफिट मेकिंग वर्टिकल्स के थ्रू वो बिजनेस को बड़ा कर सके। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा इसका पेटीएम। और हमें कैसे पता चलेगा का तरीका, एक सेकेंड मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ वापस से। सो यस, तो अगर हम screener.com करके एक वेबसाइट है जहाँ पे हमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो यहाँ पर हम आएंगे और इनके रिजल्ट्स पे जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो ऑपरेटिंग मार्जिन माइनस, मतलब अगर आप 2015 से इसमें शुरू किया हुआ है, अपन 2020 के बाद की बात करते हैं, तो 82% इनका ओपीएम नेगेटिव चल रहा था, फिर 66% नेगेटिव हुआ, फिर 48% नेगेटिव हुआ, ठीक, फिर 21% नेगेटिव हुआ। अब आप सोचो, है ना, ये मतलब पॉजिटिव साइड में आ रहा है। लेकिन आपको पता है जनवरी में एक काफी, जो मैं बता रहा था आपको कि वो न्यूज आई आरबीआई वाली, और मतलब उस टाइम पे उनका अच्छा रिजल्ट था। देखो 9% ओपीएम, मतलब ये ग्रो तो कर ही रहे थे, कहीं ना कहीं लग रहा था कि रिकवर कर जाएंगे। लेकिन पेमेंट बैंक जब बंद हुआ तो काफी हिट हुआ, और देखो मार्च 2025 में वापस -22% पे ये ओपीएम को इनको आना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब ये इन्होंने वर्टिकल्स काटे हैं ना पिछले मार्च 2025 के बाद से, जो इन्होंने रिस्ट्रक्चर किया है, वो हमको इनके रिजल्ट में दिखा, और पहली बार ओपीएम पॉजिटिव आया है इनका। ठीक है, तो हमको यहां से ही पता लगता है। मतलब आप अगर देखेंगे तो आप, जैसे ये एनुअल तो काफी बड़ा हो गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो मार्च 24 में 21% था, फिर जून 24 में 53% नेगेटिव था इनका ओपीएम। पर वहां से फिर ग्रोथ चालू हुई। जून, मैंने बोला ना, जून के बाद से इन्होंने अपना टिकटिंग प्लेटफॉर्म जोमेटो को भेज दिया। देन सितंबर से आप देखो तो -24, फिर -12, फिर नेक्स्ट क्वार्टर -4.6, फिर पॉजिटिव आ गया था जून 2025 में। और करंटली 8% ओपीएम पॉजिटिव है। तो आप पिछले 1 2 3 4 क्वार्टर से ऑलमोस्ट 7% 8% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो गया कि मतलब जो पेटीएम है वो अपने लॉसेस से बाहर आके अब एक प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई है। तो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम, मतलब हमको जैसे मानो जून का रिजल्ट आया तो हमको पॉजिटिव ओपीएम लगा, तो हमको कुछ पैसा इसमें डाल सकते थे, और उसके बाद फिर अपन को सितंबर में लगा तो फिर अपन उसमें और ऐड कर सकते थे। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम ऐसे जनरल बात भी करें तो हमको 700-800 रुपए से एक कन्विक्शन आना स्टार्ट हो जाना चाहिए था, और धीरे 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 वी कैन बिल्ड आवर ओन इन्वेस्टमेंट सिस्टम इन दिस। तो क्या होता है, लॉस मेकिंग कंपनीज में पैसा बनाना इतना इजी नहीं है, बट पैसा बनाना इम्पॉसिबल भी नहीं है। द थिंग इज कि आपको थोड़ा स्ट्रक्चरली सोचना पड़ेगा। यूपीआई 20% से इंडिया में ग्रो करेगा, अगर हम 40% से ग्रो करेंगे, तो आप सोचो कि वो कितना एक्सपेंशन, प्लस वो बोल रहे हैं हमारे चैनल पार्टनर्स भी हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स कर देंगे इस साल के अंदर। तो कंपनी इतनी ज्यादा एक्सपेंशन कर पा रही है, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके पास्ट के जो लॉस वर्टिकल्स थे उनको एग्जिट कर दिया। इसी वजह से आज कंपनी एस्टैब्लिश्ड है और रनिंग है, और काफी अच्छा रिटर्न दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये हमारा एक प्राइमरी एग्जांपल है टर्न अराउंड स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैं बता रहा हूं कि मैनेजमेंट का इंटेंशन, और मैनेजमेंट अगर चाहे तो कंपनी को वापस से रिवाइव कर सकता है, और वो
लाइव एग्जांपल है हमारे सामने पेटीएम। तो ये मतलब टर्न अराउंड स्टोरी में मेन हमारा जो मतलब मैं एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर यही पार्ट को देखता हूँ पहले, कि यहाँ पे इन लोग ये लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं, देन अगर उनकी ग्रोथ पिछले क्वार्टर से ज्यादा बेटर आ रही है और धीरे धीरे और अच्छी होती जा रही है। अब हो सकता है कई लोग यहाँ पे मुझसे पूछेंगे कि ओला का क्या होगा ऐसा वैसा। तो देखो बहुत सारे मतलब अदर फैक्टर्स भी होते हैं, हम मतलब एक एक करके चीजों पे चलते हैं। तो फर्स्ट हम पेटीएम पे चले हैं। पेटीएम ने वो करके दिखाया है, अपने लॉस मॉडल को एक प्रॉफिट मॉडल में शिफ्ट किया है, और इसी वजह से आज अच्छे रिटर्न्स ये हमको दे रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैं सेकंड कंपनी पे जाऊंगा, जो कि है, तो अगर आप मतलब चाहो तो ये प्रेजेंटेशन देखना चाहो तो ठीक है। इन्होंने अपना जोमेटो का अपना टिकटिंग प्लेटफॉर्म बेचा था, ठीक है ना। इसके बाद मतलब कैसे, और करंटली इन्होंने 552 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस साल FY 26 में बनाया है। ठीक है। इसके बाद मैं सेकंड कंपनी लेना चाहूंगा जोमेटो। ठीक है। मेरे हिसाब से स्क्रीन दिख, ओके मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम एटर्नल की बात करते हैं। तो एटर्नल में क्या प्लेबुक रही है ना। तो पेटीएम में तो हमको लगा कि भाई मैनेजमेंट किस तरह से किया उन लोगों ने रिवाइव, और वो हमारे को नंबर्स के थ्रू पता चला। अब जोमेटो का केस है थोड़ा अलग। जोमेटो का केस ऐसा है कि इनका जो फूड डिलीवरी बिजनेस था उसमें कॉम्पिटिटर बहुत थे। ये भी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस था, लॉस मेकिंग बिजनेस था, और ये जब मार्केट में आया था तो इसको भी हायर वैल्यूएशन दिया हुआ था। तो 120 रुपए के आसपास आई गेस लिस्ट हुआ था, और गिरते गिरते 40 रुपए का भाव इसका आ गया था कुछ टाइम में। तो बिजनेस ऐसा था कि कोई भी एंट्रेंट, मान लो रिलायंस कल से चाहता तो वो भी एंटर कर सकता था इसके अंदर। तो ऐसे बिजनेसेस में जनरली पैसा बनता नहीं है, लेकिन चीजें कहाँ चेंज हुई वो हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर। तो अगर हम देखें एटर्नल का, तो एटर्नल जुलाई 2021 में क्रैश हो गया था, 40-46 जोन में चला गया था, नहीं लिस्ट हुआ था 2021 में, और 2022 में 40-46 के जोन पे गया था। तो एक बार हम इसका चार्ट देख लेते हैं पहले, तो विल गेट टू नो कि और वो जी साथ साथ में हर स्टोरी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी प्लान बताते रहो, पेटीएम कैसे बताया, तो आप आगे क्या है, पास्ट तो बता दिया अपन ने। सर मैंने जैसा बताया कि लास्ट लास्ट जो मैनेजमेंट इंटरव्यू रहा है वो खुद काफी अपने बिजनेस मॉडल को लेके काफी बुलिश है। अगर मार्केट, वो बोल रहे हैं कि अगर हमारा मार्केट का जो यूपीआई का मार्केट अगर 20% से ग्रो करता है तो हम 40% से ग्रो करेंगे। तो देखो सर क्या होता है कि वैल्यूएशन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं ऐसी कंपनीज में, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, और हम इसको बैलेंस शीट से पी रेशो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अभी अभी प्रॉफिटेबल हुई है, तो ये सब चीजें क्या हमारे लिए इतना रखेगी नहीं मायना। मेन हमारे लिए ये चीज मायने रखेगा कि ये जो भी वादा कर रहे हैं, या जो भी ये बात मैनेजमेंट हमको बोल रहा है कि हम इस ओपीएम पे काम करेंगे, वो अगर ये डिलीवर करते हैं कंटिन्यूअसली, तो वी हैव टू सिट एज अ इन्वेस्टर। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि कितना दूर तक कैसे क्या, बट तो तो इट मीन्स हम जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आएंगे और साथ में जो कमेंट्री आएगी मैनेजमेंट की, उसको मीट कर रहे हैं कि जो उन्होंने प्लान बोला है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। उसको अगर एग्जीक्यूट कर प्रॉपरली रहे हैं नहीं एग्जीक्यूट कर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं उससे तो और भी अच्छा है। रहे, और अच्छा है। तो उसको यस। एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा अपन उसको यस। दोबारा तो रिथिंक की हम, जरूरत पड़ेगी। हाँ सर, तो मैं मतलब मैं वही कंपनीज लेके आया जो प्रॉपरली टर्न अराउंड हो गई है करंट टाइम पे। तो टर्न अराउंड होने के बाद नाउ दे दे आर ग्रोइंग वेल। अब इट डिपेंड्स कि मार्केट उनको क्या वैल्यूएशन देता है। ठीक है। दिस इज नॉट अ बाय सेल एडवाइस, आई एम अगेन सेइंग दैट। सो चार तो अपन ने ले ली जो टर्नओवर हो चुके हैं, दो तीन वो बताइए जब होने वाली है टर्नओवर। वो सर इसके बाद एक बार पूरी, एक बार क्या है कि 3-4 तरह के जो टर्न अराउंड हुए हैं ना मार्केट में, लोग उसको कैच कर पाए कि देखो जैसे ही मैनेजमेंट का इंटेंशन पर डिपेंड करता था, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सीरियस था अपने बिजनेसेस को लेके, अपने लॉस वर्टिकल्स को हटाने में। सेम अब हम सेकंड चल रहे हैं जोमेटो की ओर। ठीक है। तो अब हम उसके बारे में समझेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, टर्न अराउंड का फैक्टर आपको अगर कैच हो गया ना तो फिर आप पैसा बना सकते हो। टर्न अराउंड का फैक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पहले एटर्नल की बात कर लेते हैं, फिर हम दो कंपनीज की और बात करेंगे, फिर हम देखते हैं कि मार्केट में और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हम एटर्नल पे आते हैं। अ, तो आपको चार्ट दिख रहा होगा एटर्नल का।
तो एटर्नल जो है आप देखेंगे कि जुलाई 2021 में ये लिस्ट हुई थी, ठीक है, और वही 2022 के आसपास इसका 40 रुपए का भाव हो गया। अब ऐसा क्या हुआ कि ये 40 रुपए से 400 रुपए तक हो गई, ऑलमोस्ट 350 के ऊपर इसका भाव गया। तो इसके मेन रीजंस जो ये रहे हैं कि इन्होंने एक्वायर किया ब्लिंकिट को, है ना। और ब्लिंकिट एक्वायर करने के साथ साथ ये हुआ कि जो ब्लिंकिट वाला जो वन डे डिलीवरी का काम है वो बूम हुआ आफ्टर द कोविड। और उसके बाद उसने 2026 तक, आप मानेंगे नहीं, अभी करंट रिजल्ट में जो जोमेटो की ऑर्डर वैल्यू है उतनी ब्लिंकिट की ऑर्डर वैल्यू पे पहुंच गया। तो जोमेटो जो एक एस्टेब्लिश बिजनेस था उसने एक वर्टिकल को ऐड किया अपने बिजनेस में, और वो वर्टिकल इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने पूरे बिजनेस का शेप ही चेंज कर दिया। तो ये होता है सेकंड टर्न अराउंड स्टोरी। अगर हम समझें तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी ऐसे क्रिएट होती। तो अगर हम एटर्नल के अंदर देखें तो एटर्नल के अंदर जो टर्न अराउंड स्टोरी क्रिएट हुई वो ब्लिंकिट के बाद ही हुई। तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। तो तो उसके बाद आप देखें अगस्त 2022 में इन लोगों ने ब्लिंकिट को अक्वायर किया था, आई गेस, हाँ, 2022। एंड देन उसके बाद से आप देखें कभी वो भाव आया ही नहीं, और कंटिन्यूअसली स्टॉक ने एक वन वे मूव दिया है, और वहां से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया। ठीक है। और आज हम अगर एटर्नल की बात करते हैं तो वो एटर्नल सिर्फ, मतलब आप देखा जाए तो एटर्नल सिर्फ एक फूड डिलीवरी बिजनेस या मतलब नहीं रहा है। उसकी जगह वो अब वन डे डिलीवरी में ब्लिंकिट को लेके आया है, और इसके अलावा इसके दो वर्टिकल्स और हैं इटर्नल के। एक है हाइपर प्योर करके जो B2B सप्लाई करता है, और एक डिस्ट्रिक्ट करके जो आप, मैंने बोला था कि पेटीएम ने उनको अपना एक टिकटिंग प्लेटफॉर्म बेचा था, तो वही डिस्ट्रिक्ट करके हमारे जोमेटो मतलब इटर्नल के अंदर आ गया है। सो इसको बोलते हैं, आपको टर्न अराउंड होने के लिए आपने वर्टिकल्स जोड़े। पेटीएम ने टर्न अराउंड होने के लिए वर्टिकल्स हटाए थे, ठीक है, और एटर्नल ने टर्न अराउंड होने के लिए वर्टिकल्स जोड़े। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब कोई बिजनेस चल रहा है और वो अपने साथ हाई मार्जिन बिजनेसेस को जब ऐड करता है, या हाई आज के जो बोले न्यू एज बिजनेसेस को ऐड करता है जो काफी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, तो फिर वो कंपनी भी अब टर्न अराउंड हो जाती है। अब नंबर्स में कैसे पता चलेगा? तो अब हम वापस हमारे स्क्रीनर पे आते हैं, वहां से हमें पता लगे। देखो हमें क्या थोड़ा सा ना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा टर्न अराउंड स्टोरी को कैच करने के लिए। और अगर मुझसे पूछो कि पैसा कैसे लगाना है, तो पैसा हमें स्लो स्लो लगाना है। टर्न अराउंड स्टोरी का अगर हम कहीं से स्टार्ट होता है तो हमको कुछ पैसा लगाना है, देन हमको उसका एग्जीक्यूशन हर क्वार्टर के रिजल्ट पे देखना है। क्या वो टर्न अराउंड स्टोरी जैसा हमने सोचा था, जैसे अगर आप जोमेटो को, अगर आपने कभी ब्लिंकिट को लिया होता, फिर इसकी रेवेन्यू ग्रोथ को देखना था कि ब्लिंकिट की वजह से कितना आ रहा है, एंड देन यू हैव टू कीप कंपाउंडिंग। धीरे 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 यू विल गेट टू नो द स्टोरी एंड यू विल मेक मनी विद द स्टोरी। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीनर आपके साथ। ठीक है। अब आप बिजनेस को देखें और क्वार्टरली रिजल्ट को देखें। ठीक है। ये जून 2023 से रिजल्ट दिखा रहा है, तो आप देखें 2400 करोड़ की सेल थी, जो बढ़ते बढ़ते 20,000 करोड़ की सेल हो गई है इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। आप सोचे 10 टाइम्स क्वार्टरली सेल आ रही है। अब आप इसकी ग्रोथ के साथ अगर आप चलते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि कैसे एक बिजनेस टर्न अराउंड होता है। ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है इसका। मतलब हम वहां पे बिल्कुल लॉस मेकिंग कंपनी में हमने ओपीएम देखा कि ओपीएम कैसे पॉजिटिव आया, और बट ऑब्वियस है कि अगर रेवेन्यू भी पॉजिटिव आ रहा है तो ही चीजें टर्न अराउंड हो पाती है। सेम अब आप देखेंगे एटर्नल के अंदर, आप देखें रेवेन्यू की ग्रोथ। तो इनका जो ब्लिंकिट वाला जो एवेन्यू था वो इतनी स्पीड से ग्रो किया कि उसने जोमेटो या इटर्नल जो आज के टाइम पे है उसको मतलब अपने कंधों पे ले लिया। और आप देखें 10 टाइम्स इट बिकम्स फॉर द इन्वेस्टर फ्रॉम द लूज। तो इस तरह की मतलब स्टोरी जो होती है वो हमारे सामने से निकल रही होती है, और हमको या न्यू एज बिजनेसेस पे या उस पूरे बिजनेस पे हमको ध्यान देना होता है बस। और अगर हम प्रॉपर जगह पर ध्यान दे लेते हैं तो मतलब काफी अच्छा पैसा बनता है, बहुत बहुत अच्छा पैसा बनता है। करेंटली एटर्नल अब आप देखेंगे, एटर्नल अब और वर्टिकल्स को अपने साथ जोड़ चुकी है। और एटर्नल इसमें अदर टेक्नोलॉजीज में, आप शायद लास्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो इनका था उसमें उन्होंने और बहुत मतलब अपार्ट फ्रॉम ब्लिंकिट और ये फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, ये नए वर्टिकल्स और देख रहे हैं
जिसमें वो एक टेम्पल करके जो कुछ तो डिवाइस क्रिएट किया है उन्होंने, जो इनके सीईओ थे। और तो उन्होंने स्टेप डाउन किया दो, बट वो मैं कमिटी का पार्ट है और वो काफी फोकस कर रहे हैं कि हम एटर्नल को एक नॉट ओनली एक डिलीवरी बिजनेस प्लेटफॉर्म बना के रखें, बाकी उसको एक्सपैंड करें। तो एंटरप्रेन्योर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कहीं ना कहीं। हम देख पाएंगे कि जैसे इन्होंने देखा आपने, मतलब एटर्नल कैसे ग्रो किया, वैसे अगर ये और आगे कुछ नए वर्टिकल्स जो बिल्कुल न्यू एज है, जैसे माने कोई बोले कि अभी ये टैक्सी आने वाली है, वो एयर टैक्सी हो गया या स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग उसमें कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर वो वर्टिकल ये लोग बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तो फिर वी मे इन्वेस्ट और वी मे थॉट टू इन्वेस्ट इन दैट। तो इस तरह से हमें एटर्नल के अंदर भी एक टर्न अराउंड मिला और टर्न अराउंड को हमने समझा। आई गेस निर्भीक सर, द थीम इज क्लियर कि यस यस अरुण जी, बिल्कुल। है ना। सो नाउ हमारे दो वर्टिकल्स कंप्लीट हो गए हैं, और मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करूंगा आपसे कि अ, मतलब आपको एक ही थीम से टर्नओवर मतलब टर्न अराउंड नहीं मिलता है, थीम कुछ भी हो सकती है। करेंटली हम लोग अभी आज सुबह से, क्योंकि टर्न अराउंड का हम लोग का सेशन था, तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो मैं कुछ कंपनीज के बारे में मतलब सर्च कर रहा था, तो मैंने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन निकाला। और वो ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे मानो कोई कंपनी का कोई सीईओ है, बहुत बड़ी कंपनी का कोई सीईओ है, और वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से कर रहा है और करेंटली वो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और उनको कहीं से ऑफर आता है कोई ऐसी छोटी छोटी कंपनी का सीईओ बनने का, या मतलब वैसा के जिसको वो लोग टर्न अराउंड करना चाहते हैं, मतलब मैनेजमेंट का इंटेंशन है। वहां पे अगर वो एक्सेप्ट करते हैं उस ऑफर को, और वहां पर मतलब इतनी बड़ी कंपनी को छोड़ के छोटी कंपनी में भी जाते हैं, तो वैसी कंपनीज भी काफी मतलब ग्रो करती हैं, क्योंकि द जो मैनेजर होता है, जो सीईओ होता है, ही नोज द प्ले बुक। उसको पता है कैसे किसी कंपनी को टर्न अराउंड करना है। तो अगर वो बहुत बड़ी कंपनी को संभाल रहा है, जैसे मानो फॉर एग्जांपल कि जैसे मानो आप एक सिप्ला करके कोई कंपनी है, अगर सिप्ला कंपनी में कोई सीईओ रहे हैं, है ना, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बहुत उनका एक्सपीरियंस है, 8-10 साल उन्होंने उसमें करा हुआ है, एंड देन ही मूव टू फॉर एग्जांपल सन फार्मा। और अगर वो वहां जाते हैं तो या फिर बहुत छोटी कोई कंपनी है जिसमें वो चाहते हैं कि ग्रोथ रहे, तो अगर वो वहाँ ट्रांसफर मतलब ये अपने आप को शिफ्ट करते हैं, तो वैसी कंपनीज भी काफी स्पीड से टर्न अराउंड दे सकती है। दो अभी हम लोग इन रिसर्च फेज हैं, तो वी कांट शेयर आर रिसर्च कि क्या है, कैसे होगा, बट yes, this kind of turn around we can also see, and मैंने कुछ पास्ट एग्जांपल्स निकाले हैं ताकि मैं भी चीज़ों को कैच कर सकूं। तो these things happens in the market. सो नेक्स्ट हमारे बीच में बारबेक्यू नेशन करके एक कंपनी है। लेट मी शेयर माय, तो हमने इटर्नल के बारे में बात करी। इटर्नल क्या था, फिर रीब्रांड हुआ, एंड देन ब्लिंकिट 1P पे चला गया, मतलब सिंगल डे डिलीवरी, एंड देन करंटली जो टर्न अराउंड है वो हमारे सामने है, ठीक है। इसके बाद बारबेक्यू नेशन की बात करते हैं। काफी फेमस फूड चेन प्री कोविड एरा की, है ना। और उसके बाद मतलब आप देखेंगे तो बहुत 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 बड़ा फॉल आया। स्टिल करेंटली लोग बोलते हैं वो लॉस मेकिंग है, लेकिन हम आज नंबर्स में ये देखेंगे कि लॉस मेकिंग वो नहीं है कहीं भी। और कैसे उन्होंने अपने आप को रीशेप किया है, और एक टर्न अराउंड स्टोरी के रूप में पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनाइटेड फूड ब्रांड्स लिमिटेड। मेरी स्क्रीन ओके, यस। तो हम स्क्रीन पे देख पाएंगे यूनाइटेड फूड ब्रांड्स लिमिटेड 2021 में लिस्ट हुई थी 500 रुपए के भाव पे, और लगभग 1900 रुपए, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स अपना इन्होंने ग्रो कर लिया था। क्योंकि आपको पता होगा बारबेक्यू नेशन जो है वो किस तरह से ऑफर्स दिया करते थे, और ग्रिल जो ये लोग का कॉन्सेप्ट था वहां पर,
वो सब था और काफी अच्छा फुटफॉल हुआ करता था बारबेक्यू नेशन में। पर वो जैसे ही लोगों की स्पेंडिंग खत्म हुई, प्लस अदर जो रेस्टोरेंट चेन्स ओपन हुई डिफरेंट वर्टिकल्स की, तो इस वजह से इस कंपनी में फुटफॉल कम हो गया। धीरे धीरे करके इन्होंने क्या हुआ, एक्सपेंशन इतना रैपिडली कर लिया कि ये उसको मैनेज ही नहीं कर पाए। तो जब मैनेज नहीं कर पाए तो चीजें फिर इनकी फेवर में गई नहीं, और धीरे धीरे करके ये कंपनी मतलब लॉस मेकिंग होती गई और लॉसेस बढ़ते गए। क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है कि इनकी फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स होती है कि भाई इनको रेंट देना है, स्टाफ का खर्चा देना है, या जो भी कुछ देना है। और अगर रेवेन्यू स्ट्रीम्स इनके अगर स्टक हो जाएंगे तो लॉसेस तो आने ही हैं। तो लॉसेस धीरे धीरे वाइडन होते गए, और 2021 से, और हम देखेंगे जनवरी ऑलमोस्ट दिसंबर, अक्टूबर नहीं, दिसंबर 2025 तक कंटिन्यूसली स्टॉक ने एक फॉल दिया, और 200 रुपये, 1600 रुपये से 200 रुपये के भाव पे ये स्टॉक आ गया। पर क्या रीजन कि अभी 200 से 800 भी हो गया, मतलब 4 टाइम हो गया। तो हम उस स्टोरी को ही समझने वाले हैं। तो यूनाइटेड फूड ब्रांड्स की बात करते हैं। तो बहुत छोटी कंपनी है, 3,000 करोड़ की कंपनी है करंटली। और अगर हम देखें तो ये लगभग 1,000 करोड़ के आसपास की कंपनी रह गई थी एक टाइम पे। और मैंने इसको कैसे फिगर आउट किया चीज़ों को, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनकी बैलेंस शीट में फिक्स एसेट ही लगभग 1,000 करोड़ के आसपास की है। ठीक है, अब आप सोचो 1,000 करोड़ की अगर आपकी फिक्स एसेट है और 1,000 करोड़ की ही आपकी मार्केट कैप है, तो वो तो बहुत ही अंडर वैल्यूड हो गई थी दिसंबर 2025 में। तो ऐसा तो है नहीं कि जो उनकी एसेट्स है वो कहीं चली गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट वैल्यूएशंस क्योंकि ग्रो नहीं कर रहे थे और फिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से मतलब ये ग्रो नहीं कर पाए। अब हम अगर देखें तो मार्जिन वगैरह सब अच्छे रहे हैं इनके, पर इनका जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा आती है। ये अगर अपन लॉजिकली भाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर हम इस रिजल्ट को क्वाड मतलब अगर हम ब्रेक करें, तो कहीं ना कहीं जो भी लॉसेस यहाँ दिख रहे हैं ना वो सब कुछ ये डेप्रिसिएशन की वजह से ही है। और अगर करेंटली भी अगर हम देखें तो ये जो नेगेटिव आ रहा है ना 49, तो आप देखें डेप्रिसिएशन ही 191 करोड़ का था। तो इसमें हमको जैसे बिजनेस टू बिजनेस चेक करना होता है। तो अगर हम बात करें तो बिजनेस टू बिजनेस रेस्टोरेंट बिजनेसेस में कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रोल करता है। हर बिजनेसेस में कैश फ्लो अलग अलग तरह से देखा जाता है, और रेस्टोरेंट बिजनेस में कैश फ्लो का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। तो आप देखेंगे कैश फ्लो पॉजिटिव है इसका फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू से ही। और अगर देखा जाए तो कोई कंपनी अगर 200 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 200 करोड़, और इवन अगर फ्री कैश फ्लो की बात करें आफ्टर ऑल द एक्टिविटीज, ऑलमोस्ट 100 करोड़ का हर साल ये लोग मतलब वो जनरेट कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि ये चला क्यों नहीं स्टॉक। अगर ये कभी लॉस मेकिंग रहा नहीं 2022 के बाद, अगर छोड़ देते, मतलब एक बार लॉस मेकिंग रहा है उसके बाद फिर पॉजिटिव ही रहे हैं इसके कैश फ्लो, तो क्या रीजन रहा। द मेन रीजन इज ग्रोथ। पैसा है लेकिन करें क्या, कि उसका करें क्या, एक्सपेंशन कैसे करें, वो इनको समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से स्टॉक पिटता गया। पर जब इन्होंने एक रीस्ट्रक्चर किया और 3-4 ब्रांड्स को और जोड़ा, फिर बारबेक्यू नेशन के जो लॉस मेकिंग वाले इनके रेस्टोरेंट्स थे उनको इन्होंने बंद किया, एंड देन दे स्टार्टेड मतलब आज इनके पास शायद सॉल्ट करके एक रेस्टोरेंट की चेन है, एक टोस्कानो करके कुछ तो है, और ऐसा करके 3 या 4 इनके पास मतलब ऐसा है कंप्लीटली। एक बारबेक्यू इन अ बॉक्स करके इनका बहुत फेमस वो चलता है, जो कि स्विगी और जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे चलता है, और उसका काफी ज्यादा ऑर्डर वैल्यू, मतलब उसकी काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट ऑर्डरिंग है उसकी। तो जब इन्होंने इस पूरी चीजों को स्ट्रक्चर किया, कैश फ्लो का इशू नहीं था, कैश जनरेट कर रही थी बिजनेस, पर उस कैश को इन्होंने जब सही ढंग से यूज करना स्टार्ट किया, तब जाके हम बोल सकते हैं कि यूनाइटेड फूड ब्रांड्स रिकवर हुआ। अब देखो लोग क्या करते हैं कि जब हम बैलेंस शीट को देखते हैं ना, जनरल पब्लिक, तो वो उनको लगता है ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें तो लॉस मेकिंग कभी रही नहीं है, ये हमेशा प्रॉफिट मेकिंग ही रही है। मेन लॉस इनका डेप्रिसिएशन से ही आता है। ठीक है, और अब थोड़ा शायद वो लीज वीज का कुछ होगा, तो वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज की वजह से। बट इनकी क्या ग्रोथ स्टैगर्ड हो गई थी, इस वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे थे। बट जब ग्रोथ वापस आई, देखिए 1,200 करोड़, 1,200 करोड़, 1,200, अब मार्च 26 से थोड़ी ग्रोथ दिखने लगी है। प्लस
करंटली मैं इनको पढ़ रहा था। तो जो इनकी एक होती है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSSG करके एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि अगर कोई भी कंपनी है उसके बहुत सारी फ्रेंचाइज उन्होंने बांट रखी है, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि SSSG कितने स्पीड से बढ़ रहा है। SSSG का मतलब होता है कि उनकी जो एक साल के अंदर जो स्टोर खोली गई है उसके अंदर रेवेन्यू का फुटफॉल कितना है, मतलब कितनी स्पीड से वो रेवेन्यू को बढ़ा पा रहे हैं। तो करंटली बारबेक्यू नेशन 28% से SSSG मेंटेन करा है इन्होंने, जो इनके पिछले एक साल में जितने भी इन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स को खोला है। तो समझ रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ वापस आ गई है, फुटफॉल बढ़ गया है। इनके बिजनेसेस, जो बिजनेस का जो वर्टिकल था लॉस का, उनको उसको रीशेप कर दिया है इन्होंने। मैं ये नहीं बोलूंगा उसको कट कर दिया है, जैसे कि हमने पेटीएम में देखा था उन्होंने कट किया था, एयरटेल में देखा था उन्होंने ऐड किया था। लेकिन उन्होंने इन लोगों ने उसमें ये समझा कि हमारे कौन से रेस्टोरेंट्स, किस जगह के रेस्टोरेंट्स नहीं चल रहे, और उनको हटाया, उसकी जगह अपने आप को वापस रिपोजिशन किया, वापस से अपने आप को बिल्ड किया, और जो रेपुटेशन बीच में एक तरह से ऑफ हो गई थी उसको वापस से इन्होंने रिक्रिएट किया है। तो करंटली अच्छा फुटफॉल है। SSSG 28% बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज का भी नहीं होता है। तो इतना रिकवर हुआ है, इसी वजह से ये स्टॉक 200 रुपए से 800 रुपए तक की अपनी एक जर्नी बना पाया है। तो मैं बोलूंगा मतलब 4 टाइम्स होना इज अ बिग थिंग, और कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश्ड है। अब मैं इसका वैल्यूएशन आपको इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कई बोलेंगे कि यार इतना रन कर गया और क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ये इनका सेम स्टोर ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अगर मानो 28% से ज्यादा आने लग गया ना नेक्स्ट क्वार्टर, तो ये भाव 800 भी नहीं रहेगा और भी बढ़ के आएगा, और ये बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना पूरा एक एस्टेब्लिश सिस्टम है, इनके पास इतनी फिक्स एसेट्स है। आप देखेंगे इनकी बैलेंस शीट क्या दिखाती है। हम्म, देखें आप, बिल्डिंग में देखें 1300 करोड़, ठीक है, 1200 करोड़ की बिल्डिंग है, जो कि मार्च 23 में 244 करोड़ की हुआ करती थी, देन दे ग्रो इट। ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमको ये फिगर्स जो होते हैं तो ये हमें यही बताते हैं कि कंपनी अपने सेट्स में जब इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उससे जब वो रेवेन्यू क्रिएट कर रही है ना, और वो जैसे अपनी सेल्स की ग्रोथ बढ़ाती जा रही है हर स्टोर की, तो अपने आप ही बिजनेस का टर्न अराउंड होना मतलब विजिबल हो जाता है कहीं ना। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी थी हमारी दो स्टोरीज से। और इस तरह की स्टोरीज हमारे को मार्केट में देखने मिलती है, और हमको इसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे चैनलाइज करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना है। तो अगर मैं अगर मतलब जैसे अगर हम लोग पोजीशन क्रिएट करते हैं या हमारी कोई पोजीशन है, तो वो कहाँ से और कैसे है का सबसे बेस्ट पार्ट यही रहा है कि हमने इनकी बैलेंस शीट में को जब इतना असेट हैवी देखा, और उसके अगेंस्ट में जब वैल्यूएशन को ट्रैक किया तो लगा कि बहुत चीप है। फिर कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो अपने दो या तीन नई फूड चेन, जैसे टुस्कैनो मैंने बोला आपको, बारबेक्यू इन द बॉक्स, तो इसको हमने थोड़ा सा ट्रैक किया, इनका जो कितना ऑर्डर वैल्यू और रिपीटेशन को जब चेक किया, तो कहीं ना कहीं हमको लास्ट क्वार्टर मार्च में ऐसा लगा कि चीजें इनके फेवर में आ रही है, और आई गेस वहां से भी आई गेस डबल से भी ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कंपनीज, मतलब हम इनको बोलते हैं टर्न अराउंड, प्रॉपर टर्न अराउंड जो अब हुआ है, अब अगर ये सेम स्पीड को मेंटेन कर पाएंगे तो दे विल ग्रो एंड द प्राइस विल ग्रो। अगर ये नहीं कर पाएंगे द प्राइस विल फॉल अगेन, क्योंकि इतना असेट हैवी होने का एक नुकसान भी होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है, आपको रेवेन्यू बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो यू विल अगेन बी इन लॉस, एंड यू कैन मतलब पीपल कैन लूज ऑल्सो मनी इन दिस केस। सो ये हमारा यूनाइटेड फूड ब्रांड्स लिमिटेड के बारे में बात हुई। अब कैसा रहा निर्भीक सर, कैसा लगा? 3 कंपनीज कंप्लीट हो गई है। नहीं, बढ़िया है। बस चौथी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप जो होने वाली है उस पर अपन वेट कर रहे हैं कि उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। आह, सर ये भी आइडेंटिफाइड ही है, करंट में कोई कोई सी भी बुरी अपॉर्चुनिटी नहीं है आई गेस। मतलब एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। मतलब अपन अगर कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी, टर्न अराउंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना सर, तो रादर देन कि हम उनकी मतलब बोलें कि लॉस से जैसे वो प्रॉफिट में देखा, अभी मैं आपको ओला का भी एग्जांपल दिखा दूंगा, तो उन लोगों का भी एक क्वार्टर ऐसा आया होगा जो पॉजिटिव आया है, जैसे लास्ट या लास्ट से लास्ट, जिसमें उन्होंने सेल्स को ग्रो किया है। अब अगर हम हमारी थीसिस के हिसाब से चले तो वो पॉजिटिव
है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि उनका जो मार्केट रेपुटेशन है, प्लस जो अदर कंपनीज जिस हिसाब से अपने ईवी व्हीकल को ला रही है, मुझको नहीं लगता कि दे आर वेल पोजिशनड नाउ, एज ऑफ नाउ। तो क्या होता है कि हम जैसे आज हम यूनाइटेड फूड ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, पेटीएम की, एटर्नल की, दे आर एस्टेब्लिश्ड टर्न अराउंड। अब हमको सिर्फ ग्रोथ ही ट्रैक करना है। हमको अगर ये ग्रोथ करेंगे तो ये स्पीड से ही बढ़ने वाले हैं, ये फैक्ट है। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसी कंपनीज को हमें रखना चाहिए लिस्ट में। देन विल सी कि आगे हमको और कौन सी कंपनी दिखती है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट इज HFCL। ठीक है। अब अब हम टर्न अराउंड के नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो जो टर्न अराउंड का नेक्स्ट पार्ट है वो है कि आपके आसपास चीजें बदल जाए। मतलब जैसे एआई का बूम आया, आप समझो। अब इंडस्ट्री, मतलब वो इंडस्ट्री आज से 2-3 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, पर अब वो एग्जिस्ट करती है, और वो एग्जिस्ट करती है बहुत अच्छे तरीके से। उस एग्जिस्टेंस की वजह से जो उसकी प्रॉक्सी जो आइटम्स थे, मतलब उसमें जैसे केबल, वायर, हार्डवेयर, ये सब चीजें यूज होती है। तो कहीं ना कहीं उन सब में एक बूम क्रिएट हुआ। इसकी वजह से आपकी कंपनी में एक टर्न अराउंड आया। तो हम बहुत ही अच्छी कंपनी है, और मतलब बहुत इन्वेस्टर्स को बहुत पचाई हुई कंपनी है, काइंड ऑफ। नाम है HFCL। मैं मेरा क्या शेयर हो रखा है, ओके। सो नाउ हम बात करेंगे HFCL लिमिटेड के बारे में। आपको चार्ट दिख रहा होगा सभी लोगों को। तो देखें तो 2020 में तो लगभग 7 रुपए के आसपास की कंपनी, और बहुत साल पहले बहुत बहुत हाई बनाई बनाई हुई कंपनी है। 2011 में सम लाइक 2007 में 60 रुपीज की हुआ करती थी। बहुत पुरानी लिस्टेड कंपनी है, 6 रुपए की 2020 में हुई थी। देन उसके बाद 93 एंड करंटली 228 पे। और मतलब उसके पहले भी 2024 में काफी चली। ऑप्टिकल फाइबर का काम है इनका। पहले डोमेस्टिक डिमांड पे चलते थे कि डोमेस्टिक में क्या है, कैसे है। और हमने इसको लास्ट ईयर काफी रिसर्च किया था, क्योंकि ये थीम को हम लास्ट ईयर पढ़ रहे थे। तो हमको पता लगा कि ऐसी भी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है जो ऑप्टिकल फाइबर बनाती है, और इनका ऑप्टिकल फाइबर यूज होने वाला है बाहर। मतलब आप समझो, इसका जो की क्रक्स जो था ना, वो ये था कि जब मैनेजमेंट का इंटरव्यू हुआ, आई गेस जी बिजनेस पे था शायद, तो मैनेजमेंट ने ये पहली बार वहां पे एक्नॉलेज किया कि हम लोग, हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है वो वही यूज आएगा जो एआई में यूज आ रहा है, या और उससे रिलेटेड जो काम होने वाला है उसके अंदर कहीं ना कहीं। और एक और चीज थी इनमें, एक वो ड्रोन में भी ये लोग, ये इनका ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है, यस। ऐसा भी हमने लास्ट ईयर कंप्लीट किया था इसको। सो नवंबर 24 में लगभग 170 का भाव था, और 60 रुपए, मतलब 2 साल का बहुत अंडर परफॉर्मेंस, और एकदम से ही एआई के बूम के साथ 70 रुपीज से 228, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स ये कंपनी हो गई थी HFCL। मेन जो इसका क्रक्स रहा वो यही रहा कि इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में ये लोग सप्लाई करते हैं, उस इंडस्ट्री में एक बूम क्रिएट हुआ। इसी वजह से डिमांड सप्लाई का जो डिफरेंस आया, और उसके बाद इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने लगा। और एक फ्यूचर मार्केट, मार्केट इज फ्यूचरिस्टिक। तो मार्केट देखता है कि फ्यूचर में कितनी डिमांड बढ़ने वाली है। तो अगर मतलब कम, मार्केट को भी लग रहा है कि HFCL की काफी डिमांड है, और इनके पास काफी, एक्चुअली में काफी हेल्दी ऑर्डर बुक है करंट टाइम पे। सो इसी वजह से ये स्टॉक मतलब ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स हुआ है। हम इसकी बैलेंस शीट पे देख सकते हैं कि कैसे एक टर्न अराउंड स्टोरी क्रिएट हुई। देखें तो कहीं ना कहीं एक मतलब पहले रेवेन्यू अब चल रहा था, ये डोमेस्टिक में भारत नेट करके एक ये लोग करते थे पहले, भारत नेट में अपना ऑप्टिकल फाइबर की सप्लाई करते थे। ठीक है, मार्जिन श्रिंक हुए। देन मार्जिन श्रिंक होने के बाद क्योंकि मार्च 25 में आप देखेंगे मार्जिन श्रिंक हुए, तो काफी फॉल किया स्टॉक ने। और कंटिन्यूसली मार्जिन, मतलब आप देखें 2024 से और 25 में मार्जिन श्रिंक होने की वजह से स्टॉक काफी फॉल किया, है ना। और रेवेन्यू भी काफी डाउन गया था। देन देन रिस्ट्रक्चर चालू हुआ 2025-26 में, जब इन्होंने एक्सपोर्ट को अपना सेल्स में दिख नहीं रहा है, अदरवाइज मैं बताता आपको। हम्म,
ठीक है। तो इसमें आ नहीं रहे, डिफेंस डिफेंस में भी आ गए हैं ये लोग अभी। तो मतलब कहीं ना कहीं जो सेल डाउन हुई थी वो वापस से रिवाइव हुई, और मेन जो है इनका एक्सपोर्ट की वजह से ही, और एआई लेड जो ऑप्टिकल फाइबर की डिमांड क्रिएट हुई, उससे आप देखेंगे 800 करोड़ का टर्नओवर जो जून 2025 में था, वो ऑलमोस्ट डबल टर्नओवर हो गया इस साल की क्वार्टर के रिजल्ट में। ठीक है। और ये रेवेन्यू विजिबिलिटी एआई के बूम के बाद से दिखने ही लग गई थी, इसी वजह से ये स्टॉक पहले ही रन कर गया है। मार्जिन को आप देखेंगे तो 3% का एक ओपीएम था जून 2025 में, जो कि कंपनी अब 22% के मार्जिन पे काम कर रही है। ठीक है। और अगर हम पीएनएल को देखें तो पीएनएल भी अब 2025 के बाद से हेल्दीली ग्रो किया है, और मार्केट मतलब इवन कंपनी भी बोल रही है कि हम काफी अच्छी स्पीड से ग्रो करने वाले हैं। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आने लगा होगा कि क्या रीजन है, मतलब इसको टर्न अराउंड को कैसे देखा जा सकता है। अगर हमारे आसपास ऐसी कोई इंडस्ट्री बनती है जिससे हमें बेनिफिट होने वाला है, तो हमारे स्टॉक्स मतलब वो स्टॉक जो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है उसमें रिटर्न बनता ही है। तो एचएफसीएल की यही स्टोरी रही है। ठीक है। और करंटली 26,665 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। ठीक है। और अगर ये एग्जीक्यूट करते जाएंगे तो ये स्टॉक ग्रो करना ही है, ये 100% है। तो हमने आज 4 डिफरेंट स्टोरीज को मार्केट में देखा कि कैसे, मतलब और मोस्टली आपको ऐसी ही स्टोरीज क्रिएट होती हुई दिखेगी मार्केट में। और आपको यही ध्यान देना है कि हमारे कौन कौन से ऐसे वर्टिकल्स हैं जो हमारे आसपास चेंज हो रहे हैं, कौन कौन उनकी डायरेक्ट प्रॉक्सीज हैं, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कहाँ शिफ्ट हो रहा है। आप देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने एक रिमार्क दिया कि जो लोन लोन में जो फ्रॉड चल रहा है या जो भी उनको लगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन किया। और उस साथ में सीईओ को भी कहीं ना कहीं उन्होंने, जबकि इतनी बड़ी बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं होना चाहिए बट स्टिल उन्होंने बोला, तो कहीं ना कहीं वो हैम्पर करता है एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी को। और कहीं ना कहीं उसके प्राइजेस में भी दिखता है, वो मूव भी नहीं कर रहा। मूव करने के दो बहुत सारे रीजन है, क्योंकि एक तो इतना बड़ा हो गया, ग्रो भी नहीं कर पा रहा है, एक वो भी रीजन है, प्लस मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं इश्यूज चल ही रहे हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी थोड़ा सा इशू आ ही गया है, और मैनेजमेंट का जो हम बोले हैं कि सीईओ सीएफओ जो है, तो वो थोड़ा से मतलब फ्यूचरिस्टिक जब होंगे, जब वो उनके अंदर वो होगा कि नहीं हमें तो आईसीआईसीआई बैंक को बीट करना है, तब जाके वो स्टॉक्स चलने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत छोटे से बहुत बड़े हो गए हैं। सेम अब आप देखेंगे तो एचएफसीएल की ये स्टोरी रही है। और इसके बाद अब बताएं सर, अब बताएं हम कौन सी कंपनी पे बात करना चाहेंगे। आप बता सकते हैं निर्भीक सर, आपको कुछ लगता हो टर्न अराउंड स्टोरी, तो अब हम बात करते हैं। मैंने ये 4 कंपनीज हमारे लिए रखी थी, और मैं 4 प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बताना चाहता था कि क्या क्या होता है मार्केट में और कैसे टर्न अराउंड होता है। और नंबर्स में ये दिखता ही है, और हमें नंबर्स को ही कैच करना है। प्राइस नंबर्स को फॉलो करती है आगे ना पीछे, यही फैक्ट है। तो नंबर्स से हमने देख लिया कि कैसे हमें कैच करना है। अब निर्भीक सर आप बताएं। आई गेस निर्भीक सर इज नॉट ऑन द स्क्रीन। तो any query, anyone have any query, you can put on chat box. I can take the queries. Any company in pipeline for upcoming turnaround? मेरे हिसाब से यूनाइटेड फूड ब्रांड्स, मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमने भी डिस्कस भी किया है, वो ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरी टर्न अराउंड हो गई, ये भी चल रहा है, वो पाइपलाइन में ही माने। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का आई कांट से सभी लोगों के बीच में कि क्या इन्वेस्ट करना है क्या नहीं। दिस इज अगेंस्ट द सेबी रूल्स, सो दिस इज एजुकेशनल सेशन। तो आप कंपनी का नाम बताएं, आई विल डिस्कस इट। राशि पेरिफेरल। ओके।
तो सर ने राशि पेरिफेरल्स के बारे में बात करी है। ओके। तो सर ये भी आपके हार्डवेयर जो सॉल्यूशंस हैं, आईटी के जो हार्डवेयर सॉल्यूशंस हैं उससे रिलेटेड कंपनी है, और इसी वजह से शायद आई गेस ये भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई है इन अ ईयर। यस, दिस लुक लाइक अ गुड कंपनी करेंटली, बट मेरे को बहुत डीप देखना पड़ता है, तो यस, तो मैं इसको मार्क करता हूँ। हम कनेक्ट करते हैं सर इस बारे में। एनी एनी अदर क्वेरी जो भी मैंने डिस्कस किया उससे रिलेटेड, सो आई कैन आंसर। एनीवन? यस अरुण जी। हाँ सर, मेरे मेरे 4 कंपनी जो मेरे को डिस्कस करनी थी मैंने कर ली है। इसके बाद मैं एक हिमदारी केमिकल करके कंपनी है, हिमदारी स्पेशलिटी केमिकल करके। हिमाद्री के तो भी गए थे। हाँ, हिमाद्री, सॉरी, हिमाद्री केमिकल। तो इसकी स्टोरी भी मैंने इस सेशन के दौरान ही क्रिएट मतलब देखा था। तो हिमाद्री जो है HSCL, यस। तो इन लोगों ने लास्ट अगर हम देखें तो इन्होंने बिरला टायर को अक्वायर किया है, और इसी वजह से मतलब नाम से ही केमिकल कंपनी है, लेकिन बिरला टायर के एक्विजिशन के बाद से इनके रेवेन्यू में काफी ग्रोथ आई है। इसी वजह से ये कंपनी भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हो गई है आफ्टर 2023। तो जो मैं हमने जो 4 डिफरेंट तरह की सिनेरियोज लिए, उसमें से एक सिनेरियो ये भी था कि कहीं ना कहीं अगर कोई आप ऐसा वर्टिकल जोड़ते हो जो आपकी मार्जिन्स को, आपके रेवेन्यू को बढ़ाता है, लॉस मेकिंग कंपनी को आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाते हो, तो आपका मतलब आपको मार्केट रिवॉर्ड करता ही है। ठीक है। तो हम अगर देखें HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के बारे में, तो इनके साथ भी यही हुआ है। इनकी वैल्यू अनलॉकिंग ही उसके बाद हुई है, एंड दे हैव acquired द बिरला टायर। सो तो इस तरह का रहा है सर। मेरे हिसाब से आपको पता है मैं ऑनलाइन में जब तक मेरे को वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं मिलता है, आई हैव ओनली थिंग्स टू से, तो चीज़ें काफ़ी स्पीड से हो जाती है। आप बताएं। सो हम वैसे क्वेरीज भी ले सकते हैं, साथ में इसी क्वेरी तो आप रेज एंड कर दीजिए, तो वन टू वन हम बात भी कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। और साथ ही हाँ, अरुण जी अगर अपना टाइम है तो हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा इनको रिसर्च जो कंपनी बताई, मान लो हम कोई कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम डिस्कस करें, तो रिसर्च पूरा कैसे करें, कंपनी को रीड कैसे करें, एनालिसिस कैसे करें, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, अपना टाइम में थोड़ा सा अवेलेबल है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको एक बेसिक आइडिया तो दे ही दिया है कि हम कैसे चीज़ें देखते हैं, तो मैं आपको एक टोन क्रिएट करके देता हूँ कि हमको जनरली कंपनीज को कैसे स्टार्ट से देखना होता है। तो आप screener.in पे जाएंगे, ठीक है, और आप जाएंगे स्क्रीन्स पे। ठीक है। स्क्रीन्स, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सभी लोगों को? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। यस, ठीक है। ठीक है, तो आपको देखिए, स्टॉक स्क्रीनर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता के रखता है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन, डेट रिडक्शन हो गया, ग्रोथ विद डेलीशन हो गया, FII बाइंग हो गया। ठीक है, इनका एक फिक्स्ड फॉर्मूला इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। आप इसके थ्रू भी अपने आप को पहले सर्च कर सकते हैं कि कौन सी थीम में आपको जाना है। अगर आपको कोई कंपनी डायरेक्टली पता है तो आप यहाँ पे कंपनी भी सर्च कर सकते हैं। सेक्टर वाइज जाना चाहें तो आप सेक्टर वाइज भी जा सकते हैं। जैसे मुझको ऐसा लगता है कि करेंटली हम अगर एक चीज सर्च करते हैं, देखें, तो जैसे AI से रिलेटेड चीजें बहुत चल रही, डेटा सेंटर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें चल रही, और हमको पढ़ना है कि हमको डेटा सेंटर से रिलेटेड चीजें कहाँ मिलेगी। तो मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे जाएंगे। कहाँ से किया था?
देर इज ऑप्शन। हाँ, तो हम अगर हम बेसिकली चलते हैं तो वो ठीक है, उसको छोड़ते हैं। तो हम इधर अगर देखें, तो अगर हम कोई भी कंपनी का रिजल्ट देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं। और फिर यहीं से हमको पता लग जाएगा कि हमको किस कंपनी में, किस सेक्टर में एनालिसिस करना है। तो स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं। जैसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे लास्ट टाइम। तो हम्म, तो एटर्नल की बात कर लेते हैं। तो एटर्नल लिमिटेड को अगर हमको एनालिसिस करना है, तो ये तो हमने देख ही लिया कि क्वार्टरली कैसे सेल्स ग्रोथ हो रही है। पर अगर हमको ये पता लगाना है कि आगे क्या होने वाला है, तो हम स्क्रीनर पे आएंगे, नीचे नीचे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट करके एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे पीपीटी करके एक ऑप्शन होता है, और एक एआई समरी करके ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले मैं सबको सजेस्ट ये करूंगा कि आप इसको रेगुलरली पढ़ा कीजिए। एक बार आपको फुल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर से आप एआई समरी को पढ़ सकते हैं। और पीपीटी तो ये टाइम टू टाइम डालते ही रहते हैं, विदाउट इवन ट्रांसक्रिप्ट कई बार। तो उसमें आप देख सकते हैं। तो पीपीटी से सबसे पहले आप पीपीटी को देखें, और पीपीटी से आप ये समझें कि कंपनी करती क्या है, उसके वर्टिकल्स क्या हैं। तो आप देखेंगे जैसे अ, हमारे इटर्नल ने, इन्होंने अपना पूरा सब कुछ बताया हुआ है। देखिए, तो इन्होंने जैसे बताया कि Q1 के रिजल्ट किस हिसाब से रहे, 54% की इनकी ग्रोथ रही है B2C बिजनेसेस से। रेवेन्यू किस हिसाब से रहा है, बेटा क्या रहा है ना, कंसोलिडेटेड है ये रिजल्ट। अब इनके जो मैंने वर्टिकल बताया, तो फूड डिलीवरी में वर्टिकल्स में कैसे, क्विक कॉमर्स में क्या रहा है, गोइंग आउट में क्या, और B2B सप्लाई हाइपर प्योर। तो आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक नेगेटिव ग्रोथ रही है, बाकी सब में अच्छी ग्रोथ रही है, और सबसे ज्यादा ग्रोथ क्विक कॉमर्स में रही है। तो मैंने जो आपको बात बोली थी कि ब्लिंकिट एक्वायर करने के बाद से चीजें अच्छी हुई ये वो, तो हमें पता कैसे लगेगा? एक तो नंबर्स तो है ही है, पर कहीं ना कहीं नंबर्स कंसोलिडेटेड होते हैं। तो हमको अगर डिफरेंशिएशन चाहिए, तो इनकी पीपीटी में ये लोग पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं कि कैसे चीज़ें ग्रो हुई है, क्या है। और सेम फिर कंपनी इसमें हर चीज़ के बारे में बात करती है कि इवन क्वेश्चंस को ये लोग एड्रेस करते हैं, है ना। और फ्यूचर का भी ये लोग बताएंगे इसमें। देखिए, पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स इन्होंने दिया है बना के कि कैसे, कितना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। जैसे गोइंग आउट में आप देखें, ईयर ऑन ईयर में क्या चेंज आया है। B2B सप्लाई हाइपर प्योर में आप देखेंगे नेगेटिव रहा है, नेगेटिव बढ़ भी रहा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हर चीज़ बताई। तो हमको ये देखना है कि अब जैसे मानो हाइपर प्योर नहीं चल रहा है, तो क्यों नहीं चल रहा है, और क्या इन लोगों का प्लान है हाइपर प्योर को लेके। तो हमको कोशिश करनी चाहिए जब हम कॉन कॉल रीड करें, तो हाइपर प्योर से रिलेटेड क्या क्वेरीज ली गई है। ठीक है, मतलब ट्रांसक्रिप्ट में बहुत सारी बातें होंगी, और कोई भी मैनेजमेंट, बट ऑब्वियसली अगर कोई भी मैनेजमेंट है कॉन कॉल कर रहा है, तो वो तो अपना गुड साइड ही दिखाएगा, बैड साइड क्यों दिखाएगा। लेकिन क्योंकि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज और ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, इवन आप भी पूछ सकते हैं। इनके नंबर होते हैं, और ये लोग पहले ही बता देते हैं कि भाई हम इस तारीख को कॉन कॉल रखने वाले हैं। तो आप भी ज्वाइन कीजिए, और जैसे आपको बैलेंस शीट में कोई भी इशू लगता है, जैसे मैंने अभी बोला कि हाइपर प्योर का एक नेगेटिव इन लोगों का वो रहा है, जिस तरह से मतलब ग्रोथ रही है, तो आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछें या क्वेश्चन को सर्च करें। कोई तो पूछ ही रहा होगा ना कि ऐसा क्या है, या फिर आप हाइपर प्योर का क्या करने वाले हो। तो हमको वहां से थोड़ी सी स्टोरी क्रिएट होती है। जैसे कि पेटीएम में जब ये सब चीजें हुई थी, तो उनकी कॉन कॉल में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि भाई हम हमारे इन बिजनेसेस जो हमारे लॉस मेकिंग वर्टिकल्स हैं हम उनको हटा रहे हैं, वी आर थिंकिंग टू ग्रो बिग। तो कहीं ना कहीं हम जो प्रॉब्लमेटिक चीजें होती है इन द फाइनेंशियल्स, वो वहां पे हमको मिलती है कि कॉन कॉल में वो चीज पता लग जाती है। अब इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि यही कॉन कॉल की जगह आप कोशिश किया कीजिए कि फुल कॉन कॉल को पढ़ें। उससे आपको मैनेजमेंट की टोन, मैनेजमेंट की इंटेंशंस, हर चीज समझ में आती है। ठीक है, तो ये देखिए आप, फूड डिलीवरी के बारे में इन्होंने क्या दिया हुआ है ना। हर चीज इन्होंने बताई हुई कंप्लीटली। तो इसमें तो इवन देव शेयर देयर। तो इसके पहले की कोई पीपीटी हो जिसमें मेरे को, ये इसमें इन्होंने इन्वेस्टर लेटर शेयर किया है, यस। ठीक है, इसमें जोमेटो में आई गेस इतना अच्छा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं है। हम एथर एनर्जी की बात करते हैं, इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डालते हैं ये लोग।
देखें इस तरह से ये चीजें बताते हैं कि किस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इंक्वायरीज कितनी स्पीड से ग्रो हो रही है, प्री ऑर्डर्स किस स्पीड से ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, इन लोगों के वर्टिकल्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, कौन मतलब ये जैसे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका ईएल स्कूटर प्लेटफॉर्म ऐसा दिखता है, आप समझे। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखना इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ से हमें बिजनेस का पूरा समझ में पड़ता है कि एक्चुअल बिजनेस है क्या। क्योंकि देखो, अपार्ट फ्रॉम नंबर्स, पहले आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा, उसके ग्रोथ के रीजंस को समझना पड़ेगा, उसके रेवेन्यू के रीजंस को समझना पड़ेगा। तभी आप एक अपना माइंडसेट बना सकते हैं कि नहीं, मुझे भी लगता है कि ये चीज ग्रो करनी चाहिए। अगर आपको खुद को ही कन्विक्शन नहीं है, तो सबसे पहला सवाल, आप किसी भी बिजनेस को बाय करते हैं स्टॉक को, तो आप ये सोचना बंद करें कि ये प्रॉफिटेबिलिटी आपको आएगी या नहीं आएगी। सबसे पहली थॉट आपकी ये होनी चाहिए कि आप उस खुद बिजनेस के ऑनर बनने वाले हैं। तो जब आप कोई कंपनी के बिजनेस के ऑनर बनने वाले हैं, तो क्या आप उसके प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं? तो अगर आप उसके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, आप भी समझते हैं कि नहीं यार, अगर मेरा खुद का बिजनेस ऐसा है तो वो तो ग्रो करना ही नहीं, समझ रहे हैं, तो रीजन आपको देना नहीं पड़ेगा, आपको खुद को समझ आएगा। अगर आप ऐसी कंपनी खरीद रहे हैं, माने आप ओला खरीद रहे हैं और आप ओला किसी को खुद ही नहीं खरीदना चाहोगे, ठीक है, तो उसके स्टॉक होल्डर बन के आपको क्या मिलने वाला है? द फैक्ट इज दैट आप यस बैंक खरीद रहे हैं, तो पहले आप सोचें कि यस बैंक, क्या आप वहां जाके बैंकिंग करेंगे तो आर यू फीलिंग गुड? आपको वहां जाके कैसा फील होता है? तो हम एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट तो करते ही हैं, लेकिन हमको जो थॉट क्रिएट करनी होती है वो एज अ बिजनेस ओनर करनी होती है, तभी हम कहीं ना कहीं एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे मतलब। तो आप देखेंगे जैसे इन्होंने हर चीज शेयर करी है, इनका फैक्ट्री 3.0 चालू होने वाला है Q3 में, इन लोगों का असेंबली वगैरह होगा, ये सब होगा, ठीक है। आप देखेंगे डिमांड का इन्होंने दिया है, रजिस्ट्रेशंस का इन्होंने ग्रोथ इंडिकेटर दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है, और इन सब चीजों से ही हमें पहला कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब प्रोसेस का जो हमारा सेकंड पार्ट होता है, वो सेकंड पार्ट होता है हमारा कि हम कॉन कॉल को देखें। और मैं फिलहाल ट्रांसक्रिप्ट नहीं खोलूंगा, कि ट्रांसक्रिप्ट खोलूंगा तो पूरा, आई गेस हमारा पूरा ही टाइम चला जाएगा। तो मैं, क्योंकि मैं पढ़ता ही रहता हूँ, तो मैं यही कॉन कॉल से आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ। तो जैसे हम एटर्नल की कॉन कॉल के एआई पे गए, तो जो भी वहाँ पे क्वेश्चन पुट अप हुए, तो वो सब चीजें इन्होंने यहाँ पे डिस्कस करी हुई है, ठीक है। तो एक बात तो ये कि इन्होंने की टेक अवे बताया हुआ है ना। तो जैसे फूड डिलीवरी कस्टमर एड्स एक्सेलरेटिंग कम्पिटिटिव डिफरेंस वाया टारगेटेड प्राइस मूव्स, ठीक है। तो क्या क्या चीजें प्राइस कंपटीशन में, ठीक है। तो जैसे 99 और 199 का ये इन्होंने एक एग्जांपल देके बताया कि कैसे ये लोग हाई हाई मतलब हाई ऑर्डर वैल्यूज को पिक करते हैं, वैसा हो गया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट गाइडेंस क्या दे रही है कंपनी, ठीक है। द इंक्रीज कॉन्फिडेंस इज टाइड विद कैपेक्स लेड एफिशिएंसी, वी हैव इंक्रीज द कैपेक्स पर स्टोर, इन्वेस्टमेंट आर लीडिंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, ठीक है, इंक्रीज इन एवरेज स्टोर साइज। तो आप समझ रहे हो, कंपनी का जो पैसा आ रहा है, जो ये लोग कमा रहे हैं, वो अपने ही बिजनेस में लगाने के लिए तैयार हैं, और वो उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं डिविडेंड वाले मॉडल की जो कंपनीज होती हैं उनमें बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप पैसा कमा रहे हो तो डिविडेंड बांटने से अच्छा आप अपनी ही बिजनेस को ग्रो करो। और अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो और डिविडेंड बांट रहे हो, तो बट ऑब्वियस मतलब उसका बेसिक मतलब यही होता है कि आप खुद के बिजनेस पे ही कॉन्फिडेंट नहीं हो कहीं ना कहीं। तो अगर हम देखें, अ, तो ये सब चीजें हैं, तो आप देखेंगे तो इसके अंदर हम देखते हैं, अब देखिए कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, व्हाट चेंज इन वाइट मैटर्स, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर वाज द पीक ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ द प्लेयर इज हायर एंड एवरीबॉडी इज मोर एग्रेसिव। तो ये कंपनी कॉन कॉल में हर चीज बताती है कि जैसे इटर्नल है, तो उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि स्विगी इंस्टामार्ट हो गया, ठीक है, स्विगी हो गया, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स चलते हैं सिटीज में। तो वो सब भी इनको कहीं ना कहीं हिट कर रहे हैं, लेकिन ये इनको इनको डिफरेंशिएट क्या करता है, द पॉइंट इज दैट, देखो मैं एक बेसिक सी बात बताता हूँ। जैसे जब एटर्नल वापस आया था, और जब इन्होंने ब्लिंकिट को अक्वायर किया था, तो 30 डार्क स्टोर्स, जो ये बोलते हैं जहाँ से सप्लाई करते हैं, डार्क स्टोर्स 30 हुआ करते थे, और वो आज 2200 हैं, ठीक है। अगर ये आने वाले टाइम में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाएंगे, ठीक है, तो यही डार्क स्टोर्स आपके 2200 से 5000 भी हो सकते हैं।
तो एटर्नल अगर वैसा कुछ प्लान करेगा तो ग्रोथ तो आनी ही है और स्टॉक प्राइस भी मूव होना ही है। द फैक्ट इज कंपनी कब वो सब चीजें प्लान कर रही है, हमको उसको ट्रैक करना है। और वो ट्रैक कैसे होगा? मैनेजमेंट कमेंट्री से होगा। अगर रिजल्ट की बात आती है तो उसको पढ़ो। और उसके अलावा यूट्यूब पे भी कंटिन्यूअसली मंथली मंथ टू मंथ एक बार आपको सर्च करना होगा, क्योंकि कई बार कमेंट्री लेट आती है और वो लोग इंटरव्यू पहले दे देते हैं अपने न्यूज़ चैनल्स पे। तो वहां पे आप लोग समझ सकते हो कि मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है, मैनेजमेंट आगे क्या टेक्निकल डिजाइन कर रहा है अपने बिजनेस को। ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है और यहीं से ही हमारा पहला पार्ट क्रिएट होता है। क्यों? मैं नहीं बोलूंगा कि आप पहले नंबर को देखो, नंबर देखने से पहले आप कंपनी की कॉन कॉल को देखो, मैनेजमेंट की टोन को देखो, मैनेजमेंट को समझो, तब जाके आप उसके नंबर पे जा पाओगे। अगर पहली बात में ही अगर मान लो इस कॉन कॉल के अंदर जोमेटो ये बोल देता कि हमारा तो हो गया, जितना हम कर सकते थे हमने कर लिया, और अब हमारे कॉम्पिटिटर्स हमको बीट कर रहे हैं या हम मार्केट को कवर नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी एक नेगेटिव कमेंट्री अगर हमको दिखती या हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता स्टार्टिंग कमेंट्री के बाद, तो आई गेस हम कभी नंबर पे जाते ही नहीं। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट या पीएनएल को उठाते हैं और उसके बाद कॉन कॉल या इस पे आते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको कमेंट्री पे जाना चाहिए, सबसे पहले आपको एनुअल रिपोर्ट पे जाना चाहिए, सबसे पहले आपको इंटरव्यूज पे जाना चाहिए, उसके बाद आपको नंबर्स पे आना चाहिए। क्योंकि पहले आप जब मैनेजमेंट को समझोगे तभी आप नंबर्स को देख पाओगे उस नजरिए से जिस नजरिए से वो बनाए गए हैं। और कहीं ना कहीं हम अ, ऐसी बात कर सकते हैं कि मानो आपने नंबर देख लिए, नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंपनी ग्रो मतलब क्यों, मतलब आप समझ रहे हैं कोई बैड बैलेंस शीट ही आने वाले समय में गुड बैलेंस शीट बनने वाली है। टर्न अराउंड का मतलब भी यही होता है कि जो बैलेंस शीट बैड हो चुकी है या जो पीएनएल बिल्कुल रफ हो चुके हैं, अब उनमें ऐसा क्या होने वाला है कि वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो अच्छा है वो और अच्छा हो सकता है या फिर बुरा हो सकता है, पर जो बुरा है वो अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसी वजह से जो टर्न अराउंड स्टोरीज में पैसा बनता है वो 1x नहीं बनता है, वो हमेशा 2x 3x 4 5 6 ऐसे बनता है। क्योंकि वो बहुत पिट चुके होते हैं ऑलरेडी और फिर वहां से उनके अंदर कुछ ऐसा मैजिक होता है तो चीजें चेंज होती चली जाती है एंड देन दे दे ग्रो लाइक एनीथिंग। ठीक है। तो यही है मतलब बेसिक थियरी अगर मैं बात करूं तो सभी लोगों को कहीं ना कहीं पहले रिपोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, देन दे शुड गो फॉर बैलेंस शीट्स, पी एंड देन कैश फ्लोज। और मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा क्योंकि निर्भीक सर ने बोला कि भाई चीजें हम ऐसे बात करें प्रोफेशनली। तो मैं बहुत बार ये बोलता हूँ कि लोग कैश फ्लो को नेगेटिव देख के उसको नेगेटिव समझ लेते हैं। ठीक है। तो मैं एक कंपनी के बारे में जैसे अब आपको बताता हूँ, जैसे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक कंपनी। ठीक है। मैं जो भी कंपनीज का यहाँ नाम ले रहा हूँ दे मे और मे नॉट, मतलब मेरा उसमें होल्डिंग हो सकता है, मेरे मतलब इन्वेस्टर्स का होल्डिंग हो सकता है, तो प्लीज आप लोग इसको बाय ना करें। हम कहाँ से बैठे हैं आपको नहीं पता है एंड आई डोंट वांट कि किसी को लॉसेस हो फोकट। दिस इज एजुकेशनल सेशन, मैं वन मोर टाइम ये बात बोल देता हूँ। ठीक है। तो अब मानो ऐसी कोई कंपनी है जिसमें आप देखेंगे कैश फ्लो की हम अगर बात करें, अब नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि जब बैलेंस शीट उठाई और उन्होंने देखा कि यार ये तो नेगेटिव कैश फ्लो है, इस कंपनी में तो कोई सेंस ही नहीं, लेकिन आपने उस नेगेटिव कैश फ्लो का रीजन ही नहीं समझा। उसका रीजन ये रहा कि जब कंपनी को लगा कि डिमांड बढ़ने वाली है तो कंपनी ने अपनी पूरी वर्किंग कैपिटल को उठा के स्टॉक खरीद ली। और जैसे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें, इसका मैंने यूट्यूब पे भी मेरा सेशन है। तो जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में यही हुआ कि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि रैम की प्राइसेस बढ़ने वाली है, एआई की बूम की वजह से हार्डवेयर की प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो उन्होंने स्टॉक पाइल अप कर लिया। जब उन्होंने स्टॉक बना लिया तो बट ऑब्वियस है कि आपका कैश फ्लो नेगेटिव आने वाला है। और इसी वजह से, पर आज देखिए मूव स्टॉक तो मूव कर रहा है, चाहे कैश फ्लो नेगेटिव से क्या होता है, उनकी टेक्टिकल स्ट्रैटेजी है। आप देखिए इन्वेंट्री में 257 करोड़ रुपीज उन्होंने लगाया है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमको एक कॉन्टेक्स्ट में यूज करनी होती है। लोग पी रेशियो को लेके एक थियरी क्रिएट कर लेते हैं। अब लॉस लॉस मेकिंग कंपनी में आप कैसे पी रेशियो निकालोगे? उसमें तो आपको मैनेजमेंट का विजन और बिजनेस के एक्सपेंशन को ही देखना पड़ेगा। पी रेशियो से आप कोई पैसा बना ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो ये जो मिथ्स क्रिएट हो चुके हैं इन्वेस्टर कम्युनिटी में या इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी के लिए, आप
कोई भी फिगर को देखते हैं तो उस फिगर को ये बात सोच के देखें कि उस बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में उस नंबर का क्या रेलेवेंस है। जब आप उस रेलेवेंस को क्रिएट कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे, यू कैन इन्वेस्ट वेल। पैसा बनेगा, बट पैसा कब बनेगा? जब आप उसको प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे। लोग बहुत ही, अब मैं क्या बोलूँ, अब कोई बोलता है कि आप, बहुत बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट पे जो ये बोलते हैं कि आरओई अगर 20 से ऊपर है, आरओसी 20 से 25 से ऊपर है, पर पी अगर 10 15 के अराउंड है, तो यू विल मेक मनी। बट मैंने देखा है ऐसे स्टॉक सालों तक नहीं चलते हैं। ठीक है, और फिर किसी थियरी के बेस पे चल जाते हैं, तो दे आर लाइक, अरे हम 10 में से हमने 10 स्टॉक बोले थे, कोई एक चल गया तो उन्होंने उसको बूम बता दिया। बट ऐसा नहीं होता है। अगर कोई मानो स्टॉक है, उसको अगर वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है ना, तो मार्केट आपसे ज्यादा बेटर वे में जानता है कि क्यों उसको वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। अगर उसका पीई लो है तो उसका कोई रीजन है। इसलिए हाई पी हाई ग्रोथ स्टॉक्स में जो पैसा बनता है वो लो पी स्टॉक्स में नहीं बन पाता है। यू मे हैव अ चांस। मैंने आपको जैसे जो स्टोरीज क्रिएट बताई, मानो आज मैं हिमदारी की बात करूं, या हम आज बात कर लेते हैं जैसे मानो जो एटर्नल की बात थी हमारी, है ना, एटर्नल तो छोड़ो, ठीक है। कौन सी कंपनी की बात करें हम? एमटार की बात कर लेते हैं। तो अब आप देखें, ठीक है, एमटार आप देखेंगे 60 65 की पी पे चला करता था एक टाइम पे, और फिर बढ़ के 500 के पी तक पहुंच गया। तो क्या 500 पे लो इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं बनाया? 400 पे, या जो 100 के पी पे बैठा है, 200 के पी पे बैठा, उसने पैसा नहीं बनाया? पैसा उन्होंने ज्यादा बनाया 60 के पी वालों से। आप समझ रहे हो? मार्केट अगर वैल्यूएशन देता है तो किसी रीजन से देता है। फिर जब री रेटिंग होने आती है ना, तो वो री रेटिंग होने के रीजन होते हैं। आप उस रीजन को तो ढूंढ नहीं रहे हो, आप पी रेशियो में अटक के बैठे हो, नंबर में अटक के बैठे हो, लेकिन आप उसकी कॉन्टेक्स्ट को ही नहीं समझ रहे हो। तो द पॉइंट इज, माई मतलब माई एडवाइस टू यू ऑल इज कि अगर आप कभी भी कुछ भी देखते हैं तो बिजनेस को देखें, देन चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में समझें। हर बिजनेस अलग होता है। जैसे भी हमने यूनाइटेड फूड ब्रांड्स की बात करी थी, तो यूनाइटेड फूड ब्रांड्स में आपको पता होगा, मैंने बोला रेस्टोरेंट बिजनेस है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ठीक है, फिर भी कैश, मतलब कैश फ्लो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो पॉजिटिव था, फिर भी कंपनी क्यों नहीं चल रही? क्योंकि रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू नहीं है तो लॉसेस होंगे। लॉसेस क्यों होंगे? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है। तो नंबर को आप वैसे देखोगे, लेकिन एक आईटी कंपनी को जब एनालिसिस करने जाओगे तो आप वैसे नंबर तो नहीं देख सकते हो ना, जैसे आप देख रहे हो। आईटी कंपनी में आप एक बार चले गए तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा हेड काउंट। ठीक है, अब हेड काउंट देखोगे, हेड काउंट ग्रो कर रहा है कि गिर रहा है? क्यों? क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है। अब आप समझना, मतलब मेरे कॉन्टेक्स्ट को समझना। तो सर्विस इंडस्ट्री है, अब आप समझो, आज मैं एक सर्विस इंडस्ट्री में, मेरे पास 5 लोग हैं। ठीक है, तो मेरा जो रेवेन्यू है, अब कल अगर मैं मेरे ही लोगों को 5 की जगह 10 कर लेता हूँ या 15 कर लेता हूँ, है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को रेवेन्यू का पोटेंशियल दिखेगा, जब भी तो मैं अपने पास बंदे बढ़ाऊंगा, हेड काउंट बढ़ाऊंगा। तो हेड काउंट बढ़ने का मतलब एक्सपेंस साइड में तो बढ़ेगा, आपका एक्सपेंसेस बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चीज को भी इंप्लाई कर रहा है कि आपकी कंपनी ग्रो करने वाली है। ठीक है, तो ये जब आपका थॉट प्रोसेस क्रिएट होगा ना बिजनेस को लेके, और बिजनेस को लेके जब होगा, जब आप स्टॉक्स को स्टॉक्स ना समझ के बिजनेस समझेंगे, उनको ये समझेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी, देखो प्रॉफिट एंड लॉस इज पार्ट ऑफ गेम। आपको होगा, मैनेजमेंट डिलीवर नहीं करेगा, नहीं होगा, मल्टीपल रीजंस आर देयर। ये आप ये नहीं कह सकते हो कि लॉस इस वजह से हुआ। देयर में भी मैनी रीजंस, और प्रॉफिट होने के भी मैनी रीजंस है। बट आप अगर कैच करने लगोगे चीजों को, तो आप परफेक्टली डिफाइन कर पाओगे कि क्यों आपको लॉस हुआ और क्यों आपको प्रॉफिट हुआ। और जब आप वो डिफरेंशिएट और एक्सेप्ट करना तैयार कर दोगे, देन यू विल बिकम अ गुड इन्वेस्टर एंड गुड, मतलब काइंड ऑफ, मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट। और बताएं निर्भीक सर। सो दिस इज दिस इज फ्रॉम माय साइड कि हमको क्या माइंडसेट रखना चाहिए फॉर एज ए इन्वेस्टर। और सर कुछ क्वेरीज नंबर की हो तो आप चैट बॉक्स में एक बार, टाटा पावर के रिगार्डिंग सर कोई क्वेरी है आप उसके बारे में बता सके तो। टाटा पावर, टाटा पावर अच्छी कंपनी है, बड़ी काफी है। और मतलब मैं ये बोलूंगा कि इसको ट्रैक करना इसलिए जरूरी है कि जैसे सोलर की ग्रोथ आई, तो सोलर से तो चीजें ठीक हुई हुई कि हाँ ठीक है, मतलब कंपनीज ने ग्रो किया ही किया कहीं ना कहीं। लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अब जो सोलर में गवर्नमेंट का मतलब माइंडसेट जो है कि हमको LM2.0 लगाना है,
अब ALM 2.0 में टाटा पावर की बात चले, अगर टाटा कैपिटल की बात बात में, तो टाटा पावर की बात अगर हम करते हैं तो LLM 2.0 में क्या टाटा पावर क्वालिफाई करता है, प्लस इनको कितनी ऑर्डर्स मिल रही है, इनके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैंने भी लास्ट क्वार्टर में ये बात नोटिस करी कि सोलर कंपनीज के मार्जिन श्रिंक हो गए हैं। अब श्रिंक हो गए, वो गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से हुए हैं। इसी वजह से आप देखोगे सारे सोलर स्टॉक पिटे हुए हैं। ठीक है, अब टाटा पावर इसके अलावा क्या पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहा है, आप उसके नोट्स बनाओ, उसको पूरा प्रॉपरली ट्रैक करो। मैं भी ट्रैक करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आई विल शेयर माय व्यूज विद यू। तो कहीं ना कहीं मतलब हम टाटा पावर में ये चीज़ें देखेंगे। कमलेश सर बोल रहे हैं कि टाटा कैपिटल, तो टाटा कैपिटल में सर मेरा फुल वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो टाटा कैपिटल मेरे को लग रहा था कि अंडर वैल्यूड है, क्योंकि अगर हम इसके बिजनेस को देखें तो मैं आपको बताता हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि दो तरह के फाइनेंस में कंपनीज काम करती है, एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस और एक अनस्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। तो अनस्ट्रक्चर्ड फाइनेंस को मैं ये बोलूंगा कि जो कंपनीज बिना किसी डॉक्यूमेंट, मतलब बहुत कम डॉक्यूमेंट, बिना किसी तो नहीं, बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन में लोन देता है। और जब ऐसा कभी कुछ होता है, सॉरी, तो मार्जिन काफी अच्छे होते हैं। और टाटा कैपिटल अनस्ट्रक्चर्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, इसी वजह से इन लोगों के मार्जिन सुधरे हैं, इसी वजह से स्टॉक प्राइस मूव भी किया है। आई गेस 300 के आसपास था, तो मेरा वीडियो भी था यूट्यूब पे। आई हैव शेयर्ड माय व्यू ऑन टाटा कैपिटल, आप वहां से एक बार चेक कर सकते हैं। अब बात आती है नितिन स्पिनर्स की। नितिन स्पिनर्स मैंने पढ़ा नहीं है, बट आई विल आई विल रीड समटाइम्स, एंड हम करेंगे इसके बारे में बात। अच्छा लग रहा है ओवरऑल तो, बट आई हैव टू रीड इट, क्योंकि इतनी इमीडिएट तो पॉसिबल नहीं है मेरा। सर मेरे भिलवाड़ा भिलवाड़ा की कंपनी है नितिन हाँ स्पिनर्स। हाँ हाँ। तो सर आप ज्यादा लाइट दे पाएंगे। करेंटली मैंने देखा नहीं है, मैंने मैंने मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, बट मुझे एक्चुअली इतना टाइम मिल नहीं पा रहा है कि मैं इसको एनालाइज कर पाऊँ। और मैं, आप जानते हैं मेरी स्क्रूटनी इज लाइक, मतलब 10 से 12 दिन लगते हैं एक कंपनी को एनालाइज करने में। तो आप, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो सर, तो नितिन स्पिनर्स नहीं पे। सर, देखो कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। प्रोमोटर्स काफ़ी अच्छे हैं, वेल नोन प्रोमोटर्स हैं। और उनका जो एक्सपांशन का जो प्लानिंग है काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं तो ये बता सकता हूँ, बाकी टेक्निक थोड़ा सा आप इसको एक बार स्टडी करके बताएं। एज आई एम नोट ए सेबी रजिस्टर्ड, सो इतना मैं आपको डिटेल नहीं बता सकता। बट हाँ, ओके। तो थोड़ा अरुण जी, थोड़ा एक क्वेरी मेरे पास आई है मेंबर की, कि थोड़ा सा सेक्टर के बारे में आप बताएं। राइट। सेक्टर के बारे ये में सभी क्या क्या सेक्टर्स थोड़े परफॉर्म करने वाले आगे या। ठीक है, तो देखो मैंने इस पूरे रिजल्ट सीजन में जो सेक्टर्स देखे हैं, एक तो ज्वेलरी है, ठीक है, कैपिटल गुड्स है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग है। प्रिसीजन इंजीनियरिंग क्या होती है, तो जैसे मानो कोई भी मतलब आप देखेंगे कोई भी एक मशीनरी है, ठीक है, और मशीनरी में कोई पार्ट लगना है, ठीक है, तो वो पार्ट अगर कोई कंपनी बनाती है तो उसको बोलते हैं प्रिसीजन इंजीनियरिंग। मतलब वो पार्ट सिर्फ वही कंपनी बना रही है और कोई नहीं बना रहा है, ठीक है। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। एरोफ्लेक्स करके एक कंपनी है जो डेटा सेंटर्स के कूलिंग स्किट्स बनाती है, वो कोई और नहीं बनाता है। अब क्या होता है, बना तो और भी सकते हैं, बट क्या होता है कि वो पार्ट अप्रूव होने जाता है, अप्रूव होके आता है और फिर उस कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ होता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि प्रिसीजन, आप देखेंगे पिछले 5-10 दिन में प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनीज बहुत अच्छे से ग्रो करी है। सेम आजाद इंजीनियरिंग के साथ हुआ। आजाद इंजीनियरिंग, आई गेस सर हम भीलवाड़ा थे, लास्ट ईयर का जो सेशन था लगभग 1500 रुपए का भाव था, और हमने बात करी थी कि बहुत निश, मतलब वो लोग जो काम करते हैं वो बहुत निश एरिया में काम करते हैं। जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो, मतलब शायद आई गेस इंडिया में तो सिंगल अप्रूव्ड कंपनी ऐसा कुछ है उसमें। और वो एक्सपोर्ट करते हैं उसको, और 92% उनका एक्सपोर्ट की सेल है, और वो यूएस की किसी कंपनी को वो प्रोडक्ट, प्रिसीजन इंजीनियरिंग का जो प्रोडक्ट है वो भेजते हैं। तो आजाद इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाले मतलब कंपनीज को देखो। इसके अलावा आप देखो हॉस्पिटल्स का काफी अच्छा रेवेन्यू आया है, एवरेज रेवेन्यू पर बेड बढ़ा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है। इन्फ्लेशन का कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे हॉस्पिटल्स पे, और हॉस्पिटल्स तो आपको पता ही है आज के टाइम कोविड के बाद से, मतलब जो डिजीजेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, एंड हॉस्पिटल के रेवेन्यू भी मेरे हिसाब से जब से काफी काफी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। ज्वेलरी स्पेस हो गया, है ना, डिफेंस मेरे को बहुत अच्छा सेक्टर लगता है, कि गवर्नमेंट को समझ आ रहा है कि बहुत अनस्टेबिलिटी है हमारे मतलब कंट्री और अदर कंट्रीज के बीच में भी, और
आपको ग्लोबल सिचुएशन पता ही है कि कभी ट्रम्प जी कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी चीजें चलती है। सो द पॉइंट इज कि आप डिफेंस में देख सकते हैं, ज्वेलरी में देख सकते हैं, कैपिटल गुड्स में देख सकते हैं, प्रिसीजन इंजीनियरिंग में देख सकते हैं, फार्मा में देख सकते हैं। फार्मा इज वेरी गुड और करंटली काफी मतलब मैं ना लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये वाली बात भी करी थी कि जो कंपनीज हैं, ठीक है, कंपनीज जो हैं वो क्या करती हैं कि मतलब इंडिया में क्या हुआ ना कि आईटी की जो कंपनीज हैं उनको वो जो पहले सेल किया करती थी, तो उससे हमारे क्या कि एक्सपोर्ट मतलब हम ये करते थे और दूसरी चीज हम ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि आईटी सर्विसेज एआई आने के बाद से काफी कम हो गई है, तो वो एक्सपोर्ट खत्म मतलब कम हो गया है काफी। और ग्रेन्स में हम इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करने लग गए हैं कि ग्रेन्स भी एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है। तो अब हम क्या एक्सपोर्ट करें, तो फार्मा कंपनीज इसी वजह से ग्रो करेगी। फार्मा हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स की फैक्ट्रीज हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, बाहर से फार्मूला आता है बना के हम बेच देते हैं। तो एक ये पार्ट की वजह से फार्मा काफी ग्रो कर रहा है। कंपनीज भी काफी अच्छी है हमारे यहाँ पे, इज नो डाउट अबाउट इट। और हम एक्सपोर्ट में दूसरा हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट करके जो जिसमें सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का हम लोग खांचा बनाते हैं। सेमीकंडक्टर हम लोग नहीं बनाते हैं, वो चाइना बनाती है। तो गवर्नमेंट का एक सेमीकंडक्टर का हम निर्भीक सर से मेरी बात भी हुई थी, तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव ले रही है, सब्सिडीज दे रही है। सेम अभी गोवर्धन योजना इन्होंने बनाई है जिसके अंदर मैं एक कंपनी, काफी लोगों ने मेरे से पूछा, पराज इंडस्ट्री करके कंपनी है, आप उसको पढ़े है ना, पराग इंडस्ट्री करके कंपनी है। एथेनॉल की अगर पढ़नी है तो इंडिया ग्लाइकोल करके कंपनी है। तो इस तरह से थोड़ा सा क्या है, आपको जो चीजें दिख रही है ना, जो चीजें चेंज हो रही है, अब देखिए शुगर का भाव बढ़ गया एथेनॉल की वजह से। अब आप ये चीज क्या बहुत पहले से चल रही है, जब से एथेनॉल ब्लेंड होने लगा आप देखेंगे शुगर कंपनीज आर लाइक डबल ही हो गई है ऑलमोस्ट। तो आप अगर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हो और आपको समझ पड़ता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे शुगर की प्रोडक्शन को हैम्पर करने ही वाला है आने वाले टाइम में, आज नहीं एक साल बाद। और वो चीज आज प्रैक्टिकली हमको मार्केट में दिख रही है, 70 का भाव हो गया शुगर का, जो 40-42 चलती थी। तो शुगर कंपनीज का जो स्टॉक है वो तो प्रॉफिट में बिकना ही है, नंबर अच्छे आने ही है। तो लास्ट दिसंबर में जो बलरामपुर चीनी 300 होता था, आज 800 है। सो ये सब अब मैं स्पेसिफिकली मैंने आपको तीन चार रिजल्ट की बेस पे सेक्टर अच्छे बता दिए। अब आप खुद सोचें कि आज यहाँ खड़े होके मानो फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है, आप समझो ये जो शक्कर का भाव बढ़ा है, जो भी भाव बढ़ा है, पेट्रोल का भाव बढ़ा है, उस इन्फ्लेशन को जो भी कंपनी पास ऑन करेगी ना, वही कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगी। जो कंपनी उसको पास ऑन नहीं कर सकती है, मानो अब बीकाजी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एफएमसीजी में वो शुगर के यूज करते हैं, पर वो 5 रुपए का अगर आपका कोई पैकेट बनाते हैं, या जैसे माने कोई मिठाई का वो पैकेट बनाते हैं 100 रुपए का, 200 रुपए का, तो उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो बढ़ गई, लेकिन वो 200 को 210 नहीं कर सकते हैं। दे कांट डू इट, दे हैव टू सेल इट आटा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट में। तो अगर वो पास ऑन करेंगे तो वेल एंड गुड, दे विल मेक मनी फॉर द इन्वेस्टर्स। बट अगर नहीं कर पाए तो दे विल नॉट, देयर रिजल्ट्स विल शो द मार्जिन कंप्रेशन एंड द प्राइसेस विल फॉल फॉर दैट स्टॉक। तो कहीं ना कहीं जब चीजें बदलती हैं, जब हम न्यूज पढ़ते हैं, तो उसको कोरिलेट करेंगे तो विल गेट बेटर आइडिया ऑन हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू बिकम अ गुड इन्वेस्टर। यही बात है। हाँ सर। नहीं, बिल्कुल सही बताया अरुण जी आपने। और साथ ही साथ मैं एक और चीज एड ऑन करना चाहूंगा सेक्टर की, जब हम बात कर रहे थे मेंबर सिक्योरिटी की, सेक्टर को कैसे हम लीड करें। तो जब सेक्टर्स को अरुण जी ने बता दिया कि ये सेक्टर्स जो ट्रेंडिंग में है, जिनका फ्यूचर लगता है, बट इन सेक्टर को पढ़े कैसे। सो इनके लिए आप देखिए रिसेंटली आईपीओ की बाढ़ आई हुई है। मतलब आपको सेक्टर्स पढ़ना है तो आई थिंक सारे सेक्टर के रिसेंटली लास्ट 2-3 महीने में देखेंगे तो आईपीओ आ चुके होते हैं। तो इनको पढ़ने के लिए रिसर्च रिपोर्ट कई सारी बिग फोर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिसर्च एनालिसिस जो कंपनी करती हैं, वो अपनी रिपोर्ट इशू करती है और उसको परचेज करना पड़ता है आपको। उसकी कॉस्ट होती है लगभग 150 से 2 लाख रुपए उस रिसर्च रिपोर्ट की। बट डोंट वरी, आपको 150 से 2 लाख खर्च नहीं करना है। हमें क्या करना है, जिस सेक्टर को आपको पढ़ना है, रिसेंटली आप देखें, जिस सेक्टर को हमें पढ़ना है रिसेंटली आप देखिए उस सेक्टर का कोई आईपीओ आया क्या। आईपीओ आया तो उसके डीआरएसपी को आप एक बार रीड करिए। उसमें एक सेक्टर एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस के पूरा एक पेरा होता है, पार्ट होता है। वहां जाके हम उस इंडस्ट्री को पढ़ सकते हैं।
और इनको पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर हम रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, कंपनी को अंडरस्टैंड चाहते हैं, तो भी एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक आईपीओ आया था, राइट? तो आप उसमें पढ़िएगा, उसमें क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने सेक्टर को एनालिसिस किया है कि इंडियन की सेविंग की हैबिट्स क्या हैं, किस सेक्टर में सेविंग जा रही हैं, राइट? इन्वेस्टमेंट हैबिट्स क्या हैं, ओवरऑल मार्केट क्या बोलता है, फ्यूचर क्या है, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, मतलब सारा उन्होंने जबरदस्त एनालिसिस किया था। म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री का एनालिसिस तो क्या ही किया था, लेकिन उसके अलावा भी जबरदस्त एनालिसिस में था, तो उसको तो एक बार हम जरूर हम हमें पढ़ना हम चाहिए। इसको एक बार सर लोगों को स्क्रीन पे दिखा देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, आप एक बार अगर है आप ना? वो एसबीआई म्यूचुअल फंड खोलिए एक बार, हाँ सर, मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। एसबीआई म्यूचुअल फंड, DRHP। चित्तौड़गढ़.com खोल लीजिए। हाँ सर। चित्तौड़गढ़ से नितिन काबरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नहीं सर, ऐसे सेबी से ही मिल जाएगा इसका तो। ठीक है। यस मिल। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है क्या? हाँ विजिबल है। विजिबल है ना? तो सभी लोग, हम यही बात बता रहे हैं, सर ने भी यही बात बोली है, अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री को पहले समझना पड़ेगा, आप कोई भी बिजनेस को अगर आप समझना चाहते हैं, जैसे हमने HFCL की बात करी, तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करी, जो उनका मेन मेन प्रोडक्ट है। तो मेन प्रोडक्ट के लिए आपको उसकी इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, उसकी सप्लाई डिमांड को समझना पड़ेगा। और उसी के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वो यही होती है कि अ, आपको वो चीज़ DRHP में, अगर आपको रिसेंट कोई भी ऐसी कंपनी है जो उस सेक्टर से रिलेटेड आ रही है, तो उसके DRHP में आपको एक सेक्शन मिलता है इंडस्ट्री ओवरव्यू का। तो आप गूगल पे लिखें, जो भी कंपनी है उसकी DRHP का नाम लिखें, आप सेबी की वेबसाइट पे जाएं, चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे भी वो चीज़ अवेलेबल होती है। एंड आप जैसे इंडस्ट्री ओवरव्यू पे जाएंगे, तो ये जो जैसे माने आप ये बनाया था क्रिजिल ने, ठीक है, अगर आप क्रिजिल से खरीदेंगे यही रिपोर्ट इंडस्ट्री ओवरव्यू की, तो ये आपको 1.5-2 लाख रुपए की मिलती है। लेकिन आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, रीजन बीइंग कि ये कंपलसरी होती है, हर कंपनी को अपने DRHP में डालनी होती है। ठीक है। तो अब आप देखें, इसके बाद ये हर चीज बताते हैं कि क्रिजिल के हिसाब से गवर्नमेंट, मतलब हमारे इंडिया का जो नेक्स्ट 5 ईयर का प्रोजेक्शन है GDP ग्रोथ का, वो क्या रहने वाला है, ये नॉमिनल GDP क्या रहने वाली है। ठीक है। इसी के बाद इसमें इंडस्ट्री का भी सेक्शन आएगा, जैसे अभी हमने SBI म्यूचुअल फंड का खोला हुआ है। ठीक है। तो इसका कैगर क्या रहा है, और सेविंग, हाँ, तो क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हमारी सेविंग किस हिसाब से होगी, उसी हिसाब से, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो पैसा आएगा वो हाउस होल्ड सेविंग से ही आएगा। ठीक है। तो डोमेस्टिक सेविंग हमारी किस हिसाब से रहती है बाकी देशों के अगेंस्ट में। ठीक है। तभी कहीं ना कहीं हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर पाएगी, है ना? अ, और हाँ, अभी सब चीजें इन्होंने दी, देखो ITR फाइलिंग की सब की, कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल फाइलिंग ITR हैज ग्रोन ओवर द इयर्स, है ना, मिलियंस में, कैसे हम ग्रो किए हैं। ठीक है। NSE लिस्टेड कंपनीज का क्या कितनी ग्रोथ रही है, वो आ गया। और इसके बाद फिर ये लोग इंडस्ट्री के बारे में, मतलब इसको आपको पूरा डिटेल में, एक बार आपको इंडस्ट्री को पूरा डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ पड़ेगा कि क्या किस हिसाब से चीजें चलने वाली है। ठीक है। अ, अब आप देखें, बैंक डिपॉजिट्स की ग्रोथ इन्होंने बताई है, कितने केगर से बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। टॉप टॉप 10 बैंक लेड AMC की क्या मार्केट शेयर रहा है। ठीक है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नेट फ्लो किस हिसाब से रहा है, आप देखें, 2021 में जो माइनस में हो गया था वो देखें, मतलब कितने 10 टाइम्स हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है। कौन से टॉप 10 स्टेट्स AUM के बेसिस पे इन्होंने बांटा हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और आपको ये रिपोर्ट एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इस रिपोर्ट को पढ़ने से ही आपको इंडस्ट्री क्लियर हो पाएगी, उसी के बाद ही, सर बिल्कुल करेक्ट है ये बात, कि हमको उसके बाद ही कंपनी एनालिसिस वाले पार्ट पे जाना चाहिए, क्योंकि हम जब इंडस्ट्री को समझेंगे, जब हम कंपनी को बेटर वे में समझ पाएंगे। ठीक है। तो यही था। एंड मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो जिसको भी कोई क्वेरी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑल्सो।
ठीक है सर, आई गेस दैट इज ऑल फॉर आवर सेशन एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू अरुल जी। साथ ही और भी कोई क्वेरी थैंक हो हमारे साथ, किसी को क्वेरीज हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे साथ नितिन काबरा जी जुड़े हैं, वीरेंद्र पटवारी से जुड़े हुए हैं, रतन सिंह तंवर सर। आप भी कोई अपने विचार रखना चाहे, विकास गोस्वामी जी, तो आप रेज हैंड का ऑप्शन करते हैं कि मैं बोलता हूँ टीम को तो आपको एक बार पोस्ट बना देंगे। हाँ, हम क्वेरीज ले सकते हैं। और कोई भी, हाँ मतलब वन टू वन भी अगर बात करके अपनी क्वेरी डिस्कस करना चाहें, मोक्ष जी, प्रशांत कालानी जी हमारे साथ हैं। ओके अरुल जी, सो थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस डेलीब्रेशन, बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपने बताया। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू।